जी, नमस्कार। एलएसडी में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह संडे के 7 बजे मैं आपके सामने हूँ एक खास मेहमान के साथ। जैसे कि आपको पता है एलएसडी बात करता है सक्सेस के बारे में, लाइफ के बारे में और सक्सेस नेवर कम्स फ्रॉम द कम्फर्ट ज़ोन। अक्सर किसी छोटे शहर से जब कोई इंसान बॉम्बे जैसी माया नगरी में अपने सपने लेके पहुँचता है अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए, तो सबसे पहला जो उसके सामने चैलेंज आता है वो होता है एडॉप्टेशन का। सबसे पहली चीज होती है सर्वाइवल की। फाइट तो उसके बाद शुरू होती है। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक फाइटर तो है ही। सबसे पहले उन्होंने जिस तरह से सरवाइव किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक फील्ड में उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश किया। फिल्म सिटी से रिलेटेड, बॉलीवुड से रिलेटेड हर एक फील्ड में उन्होंने महारत हासिल करी और आज टीवी के जाने माने चेहरे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ साथ निभाना साथिया के जाने माने चिराग मोदी जी की, यानी कि नीरज भारद्वाज जी की। अ, कुछ 1999 में बिहार के मिथिला से एक लड़का बॉम्बे पहुंचता है अपने सपने लेके और वहां पे वे कैसे कैसे उन्होंने सरवाइव किया, कैसे कैसे अपने आप को एक वेल एस्टेब्लिश्ड टीवी एक्टर के रूप में अपने आप को स्थापित किया और आज उन्हें किसी की पहचान की, किसी के इंट्रो की जरूरत नहीं है। तो ये जर्नी उन्होंने कैसे करी, इसके बारे में आज हम उनसे बात करेंगे और उनके जीवन के कुछ खास अनुभव सुनेंगे। अपने सोसाइटी के जो भी लोग स्ट्रगल, जो ड्रीमर्स हैं, जो बॉलीवुड में एक्टिंग करना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए कुछ खास टिप्स जरूर लेंगे। लेकिन उससे पहले हम उन्हें वेलकम करें और उनसे अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करें। उससे पहले क्या आपको पता है कि एंजल आ रही है और कब आ रही है? अ, अक्सर अभी मेरे फेसबुक पे भी बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया है कि कब आ रही है एंजल, कब आ रही है एंजल। तो अगर आपको मिलना है एंजल से तो हमारे साथ कनेक्ट रहिए। बहुत जल्दी एंजल आएगी और हम सबसे मिलेगी। तो स्टे कनेक्टेड। वेलकम करते हैं आज के स्पेशल गेस्ट का, नीरज भारद्वाज जी का। जी, नमस्कार नमस्कार सर, दिव्या जी। एलएसडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, वेलकम थैंक इन यू, माय सो शो। नाइस ऑफ यू। और जितने व्यूअर्स हैं सबको मैं नमस्कार कहना चाहूंगा, गुड इवनिंग कहना चाहूंगा और शुभकामनाएं देना चाहूंगा सबको कि सब स्वस्थ रहें और आज के दौर को किसी तरह सामना करें आज के दौर का। जी, बिल्कुल। टफ टाइम है पूरे विश्व के लिए। पहला जी तो राउंड हमने हमारे ऊपर इतनी मुसीबतें नहीं आई थी। सेकेंड राउंड में हमारी हालत कुछ ज़्यादा ही खराब है। बट ज़रूर कोई भी समय हमेशा के लिए नहीं होता। हम उससे बाहर बिल्कुल निकल बिल्कुल। आएँगे। जब वो वक्त ना बेशक। रहा तो ये दिन भी नहीं रहेगा। जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हम्म, सर, आपकी स्टोरी बल्कि अ, जो भी ऐसे जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने एक छोटी जगह से शुरुआत करी जहां से उनका कहीं कोई बैकग्राउंड नहीं था, जिस फील्ड में उन्होंने अपना करियर बनाया, कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई गॉडफादर नहीं था। तो बॉम्बे जैसे शहर में सबसे पहला जो चैलेंज होता है, जो मुझे लगता है सबसे पहले सर्वाइवल का चैलेंज होता है, अडॉप्टेशन का, क्योंकि एग्जैक्टली। कल्चर डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। लैंग्वेज, स्पेशली लैंग्वेज जो है हमारी साइड की, उधर बहुत ज्यादा उसमें इश्यूज आते हैं। तो सबसे ज्यादा, और एक और जो है बिहार को लेके, स्पेशली यूपी बिहार को लेके जो मेट्रो सिटीज में एक माहौल बना हुआ है वहां के लोगों के लिए, उससे भी हमें दो चार होना पड़ता है। क्योंकि मैं भी दिल्ली में रही हूँ, मैंने भी गवर्नमेंट जॉब किया है, तो वो भी चीजें अच्छा। मैंने फेस करी है। तो जाहिर सी बात है कि आपकी फील्ड में भी वो चीजें जरूर आपको फेस करने को मिलती होंगी। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप अपने बारे में हमें बताएं। जैसे मैंने बताया कि आप बिहार से ही हैं, मैं भी बिहार से ही लाइव कर रही हूँ, आरा से। तो हम बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप कहाँ से हैं और बॉम्बे आप कैसे पहुंचे, क्या सपने लेके पहुंचे थे और कितनी आपको स्ट्रगल वहां करने पड़ी, सबसे पहले तो सर्वाइवल के लिए एंड देन आज ये जाना माना चेहरा बनने के लिए। शुक्रिया। आप बहुत ज्यादा कसीदे पढ़ चुकी हैं मेरे लिए और मैं सुन रहा था। मैं पता नहीं उस लायक हूं कि नहीं हूं। मैं बिहार के बेसिकली कटिहार डिस्ट्रिक्ट से हूं, कटिहार प्रॉपर कटिहार से। फादर बैंक में थे, रीजनल मैनेजर, और बड़े भाई साहब बिजनेसमैन हैं। मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, वो डीडीसी हैं, कटिहार के ही अभी पोस्टेड हुए हैं। तो हम दो भाई एक बहन। अब मैं सबसे छोटा।
इनिशियल पटना में कॉन्वेंट स्कूल, सेंट पॉल स्कूल का प्रोडक्ट रहा। वहां से फिर मैं साइंस कॉलेज पटना 12th किया। फिर उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदू कॉलेज फिजिक्स ऑनर्स। आई वॉज थ्रोली टॉपर। साइंस कॉलेज में भी मैं टॉपर था। और हमेशा घर वालों का, जैसे कि बिहार यूपी के एक मेंटालिटी होती है, सोशल एक प्रेशर होता है कि आप डॉक्टर या इंजीनियर, आप 12th करते हो तो आप आईआईटी दो, आप बीआईटी दो, ये सब कुछ। तो आई एम नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इनटू गोइंग ऑल दिस सेम ढर्रा पे, एक ही लाइन पे चलना। और हमारी फैमिलीज बैकग्राउंड जो है सब एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब वाले हैं, सब आईएएस आईपीएस, और सारा कुछ पढ़ाई वाला माहौल, सब कुछ। और मैं भी ठीक ठाक था पढ़ने में। तो एवरीवन इज वाज एक्सपेक्टिंग कि चलो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में यूपीएससी करेंगे, आईएएस आईपीएस वाला वो सेम सब कुछ आ जाएगा। पता कभी दिल नहीं माना कि वही चीज करो जो सब करते आए हैं। और मैंने अपने आप से सवाल किया कि आने वाला जनरेशन जरूर पूछेगा कि कोई एक ऐसा फैकल्टी में आप लोग क्यों नहीं गए जो फिल्म इंडस्ट्री, कला के क्षेत्र में। क्योंकि बचपन से ही शौक रहा है, मैं शौकिया गाना भी गाता हूँ, लिखता भी हूँ, मैं मतलब सब कुछ करता हूँ, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि फिल्म लाइन में जाना है। कभी दिमाग में, खैर ये मैंने एक कहते हैं ना कि चांद जैसी बात है कि उसे पा लेना, और ये सोचना ही क्यों, जिस गली में जाना नहीं, जहां से गुजरना नहीं, जहां कोई कांटेक्ट नहीं, तो वहां फिल्म लाइन ठीक है, अच्छी बात है, फिल्म है, लेकिन मैं चला जाऊंगा, नेवर एक्सपेक्टेड ऑफ दिस। तो सच में बहुत लोगों ने कहा है कि डिस्टाइंड होता है कि मैं प्लान करके बॉम्बे नहीं गया, या मुझे बचपन से एक्टिंग करना था या एक्टर बनना था, ऐसा कभी सोचा नहीं। ग्रेजुएशन करने के बाद मैं चार्टर अकाउंटेंसी सीए किया दिल्ली से ही। चूंकि वो मेरी मजबूरी थी सीए करना, मैं नौकरी नहीं करने के पक्ष में था, क्योंकि 9 to 6 वाला जॉब करो, हमेशा कभी ऐसा सोचा नहीं। सपने बड़े थे कि नाम बहुत हो, पैसे हों, तो भाई कोई ऐसा प्रोफेशन हो जहां दोनों चीज मिल सके, और अपने आप को आप उस प्लेटफॉर्म पे ले आओ कि जब अपनी बात रखी जा सके और आपको लोग देख के या इंस्पायर हो या कन्विंस हो। तो फिल्म लाइन में मुझे बाहर से ऑफर दिल्ली में आई एक्चुअली। आई गॉट द ऑफर, दिल्ली मारवा स्टूडियो है कि भाई सीए का फाइनल एग्जाम हो गया था, अब करोगे क्या, खाली बैठे हो। तो बोला कि वहाँ टेस्ट हो रहा है, उसमें ऑडिशन वगैरह का नाम नहीं था। मैं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट 1998 की बात कर रहा हूँ, लास्ट फेज में। तो बोलता चलो भाई देखते हैं, करके देखते हैं मारवा स्टूडियो में। तो उसमें एक हास्य कवि हुआ करते थे, काका हाथरसी, उनका हाँ। बेटा था लक्ष्मी नारायण गर्ग, और वो फिल्म प्लान कर रहे थे बेताब दिल। तो मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं, तो सबने, एक फ्रेंड था तो कहा कि दे दे यार, टेस्ट देते हैं क्या, मतलब दे दे में क्या हर्ज है भाई, कोई बात नहीं है, कौन सा जाना है वहां पर। तो एक्चुअली मेरा स्कूलिंग नेम जो है कॉलेज में या एजुकेशनल बैकग्राउंड में, तो नीरज कुमार चौधरी है। तो और हम लोग चूंकि मिथिला से, मैथिल ब्राह्मण हैं, तो गोत्र होता है हम लोग का, भारद्वाज मेरा गोत्र है। तो मैं बोला भाई नीरज कुमार चौधरी ना दे के नीरज भारद्वाज दे के खुद ही तय कर लिया, और टेस्ट देने पहुंच गए। तो वहां मारवा स्टूडियो में चल के दिखाओ, बोल के दिखाओ, और एज यू नो कि बिहार यूपी वाले को कॉन्फिडेंस पॉकेट में ही लेके घूमते हैं, उसके अलावा कुछ ज्यादा होता नहीं है। कॉन्फिडेंस ही होता है कि लड़ जाते हैं कहीं भी, चलो भाई ठीक है। और कॉन्फिडेंस इसलिए भी था कि क्या होगा, रिजेक्शन मिलेगा, जाना तो है नहीं, बस इससे टाइम फ्री है तो कर देते हैं भाई। भाई दे दिया, 4 लाइन, वापस घर आ गए, किसी को पता भी नहीं। अचानक घर पे कॉल आया कि भारद्वाज साहब से बात करनी है। तो मैंने ही संजोग से फोन उठाया था उस समय। तो भारद्वाज साहब, आई वाज शॉक कि यहाँ भारद्वाज साहब कोई नहीं रहता है, कौन भारद्वाज साहब भाई, पर नीरज भारद्वाज। बोले यार को गलतफहमी हुआ, मैं नीरज कुमार चौधरी हूँ, ठीक भारत। फिर याद आया कि भारद्वाज आप कहाँ से फोन कर रहे हो, मारवा स्टूडियो से फोन कर। बोला अरे यार, मतलब हाँ हाँ बताइए बताइए। तो कोई देखे नहीं, इस तरह का एक सिचुएशन था कि संजोग से मैं अकेला था। तो फोन उठाया, बोला आपका सिलेक्शन हो गया है, शॉर्ट लिस्टेड हैं आप, तो आप कल आ जाइए मारवा स्टूडियो में, आप हल्का फुल्का कुछ पूछेंगे, आपका पेमेंट्स वगैरह का तय होगा, एग्रीमेंट करके साइन कर लीजिएगा, फिल्म शूट पे चले जाएंगे। मैं बोला अच्छा ठीक है, मैं तो रख तो दिया, अब भाई करोगे क्या। ना घर वाले को पता, आपने तो ऐसी जगह मतलब एग्जाम दे कर आए हो जहाँ पास कर गए, और घर वाले तो सवाल ही नहीं उठता है अपने यहाँ जाने के लिए, फिल्म लाइन में जाने के लिए क्यों बात है। अब फिर सब भैया के भैया वहां थे हमारे, तो मैं उन्हें समा बांधना शुरू किया
कि भाई दुनिया में एक कलेक्टर बन जाओ, यूपीएससी आईएएस कर लो, एक जिला के लोग जानेंगे, अपने समाज के लोग जानेंगे। लेकिन एक एक्टर जो होता है, उसे दुनिया जानती है और अच्छे पैसे मिलते हैं, नाम फेम सब कुछ होता है। तो भैया बोले हाँ हाँ वो तो है ही, कोई बात नहीं, मतलब वो है। मैंने ही इज ऑल्सो नॉट एक्सपेक्टिंग दैट टाइम कि मैंने वो भी नहीं समझ रहे हैं कि ये आदमी क्या कहना चाह रहा है, क्यों भाई फिल्म का क्यों कहेगा यार, कोई मतलब ही नहीं। तो मैं बोला एक बार ट्राई करूं क्या, बोला पागल हो गए, कुछ भी बोल देते हो, ट्राई करूं क्या, अब ये कोई बात हुई क्या, हम लोग का कोई बैकग्राउंड या फिल्म ऐसा थोड़ी है कुछ क्या। तो मैं बोला कि मैंने टेस्ट दिया था, मेरा हो गया, मैंने एक धड़क में बोल दिया। जी। तो ही वाज शॉक कि क्या, शॉक। कब टेस्ट दी थी, तो हमने नहीं कल गया था, तो मैं ऐसा ऐसा टेस्ट हो गया था, फोन भी आ गया, ऐसा हो गया। तो बोला पागल हो, फिर पापा क्या कहेंगे, माँ क्या कहेंगे। तो सॉरी पापा थे नहीं उस समय, सब पापा 94 में गुजर गए थे। माँ क्या कहेंगे और जीजा जी के लिए, तो जीजा जी क्या कहेंगे। तो मैंने बोला कि वो तो बाद में देखी जाएगी, पहले देख के तो आते हैं कितना पैसा देता है क्या नहीं है। तो उनको किसी तरह कन्विंस किया रात भर में, फिर सुबह गए नोएडा, वहां एग्रीमेंट हुआ। और किस समय मुझे लग रहा है कि शायद 1,20,000 पे एग्रीमेंट साइन हुआ, और 20,000 उन्होंने साइनिंग अमाउंट दे दिया। अब 20,000 साइनिंग अमाउंट 98 में मिल गया, और इंस्पेक्टर कुछ किया नहीं, कोई मेहनत नहीं, कुछ भी नहीं। और भाई उसने बोला कि भाई आप क्या, सुनील शेट्टी है, नगमा है, साउथ की हीरोइन खुशबू है, और आप हैं सेकंड हीरोइन, हीरो। तो मैं बोला यार ये तो कमाल हो गया यार, अब तो हो गई, निकल गई गाड़ी, अब तो हीरो बन गया मैं तो यार। तो फिर 20,000 का चेक दिखा, हम बोले चलो ये कम से कम चेक दिखा के कम से कम आदमियों का थोड़ा गुस्सा शांत हो जाएगा, चलो भाई कमाने वाने लगेगा। अच्छा जी। पता तो था ही नहीं फिल्म लाइन में कि भैया इतना डाइसी लाइन है कि एक प्रोजेक्ट मिलता है तो दूसरा प्रोजेक्ट मिलता ही नहीं है, ऐसा भी होता है कभी कभी। ओ। तो अब 98 के लास्ट के टाइम में ये मिल गया, घर वाले सब आ गए, फिल्म हो गई भाई बंद बीच में ही। अब घर में किसी को नहीं पता कि इनके भैया बोले क्या, भैया को भी नहीं बोला, क्योंकि अब स्वाद चख लिया था कि बड़ा अच्छा लगता था कि आप हीरो हो, सेकंड हीरो हो, आप वो माने और आप पहन चुके थे। हाँ। थोड़ा सा जेस्चर वहां के लोगों से कॉपी भी कर लेता था, और एक्टर ऐसे होते हैं, ऐसा होता है, जबकि कोई क्लासेस कुछ भी कहीं नहीं। और फिर मैं बोला कि भाई ये तो सही चीज है, अगर चांस कुछ बात तो होगी तब तो इन्होंने सेलेक्ट किया। फिल्म भले बंद हो गई, बस ये समझ लीजिए कि खून लग गया मुंह में। तो फिर बोला लड़ना है, खुद ही सोचा तो बॉम्बे में क्यों नहीं, दिल्ली में लड़के क्या करोगे भाई। तो फिर उसके बाद किसी तरह कन्विंस करते करते 99 में 25 दिसंबर 98 इनफैक्ट को बॉम्बे पहुंचा था। तो 99 ही समझ लीजिए कि मैं बॉम्बे आया, और बस बॉम्बे का होके रह गया। वहां पर सब कुछ जाना सीखा। लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैं चला गया इसका मतलब ये नहीं था कि मैं हीरो बन ही जाऊंगा या कुछ भी नहीं। मैं फिर सीखा, अगर मैं उस प्रोफेशन को आत्मसात करना था, मुझे जिंदगी बनानी थी उसमें, तो मैंने मजाक नहीं किया उसके साथ। मैं फिर सारी बारीकियां सीखी मैंने। फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे में बहुत काम किया मैंने, एक टेक्निकल फील्ड से सीखा, पढ़ा, बहुत पढ़ा। अपनी जो कमजोरी होती है, इनफैक्ट बिहार यूपी के एक्सेंट की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती है, जो टोन होता है ना, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। फिर अल्फाज का प्रॉब्लम, उर्दू वगैरह, ये सबसे क्या लेना देना एक पढ़े लिखे आदमी को, जो पढ़ रहा है, जो एजुकेशनल क्षेत्र से, उर्दू से क्या लेना देना। लेकिन उसे मैंने सीखा, जाना, समझा, फिल्म मेकिंग। क्योंकि मैं एक बात बहुत श्योर था कि मुझे कोई नहीं लेने वाला, मेरा ना बाप दादा इस लाइन में है, मैं अकेला हूं, और वापस लौटोगे तो ये बेइज्जती वाली बात होगी। तो मैं लौटने के लिए नहीं आया था, मैंने अब जी। ठान लिया कि बॉम्बे पहुंच गए आप, तो बस अब लड़ाई शुरू, और जीतना है। और मेरा एक कॉन्सेप्ट रहा है कि यू कांट बी द बेस्ट, बी डिफरेंट। आप बेस्ट नहीं हो सकते, आप अलग हो जाओ। तो मेरा सब कुछ अलग था। मैं किसी को, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं किसी को गाइड नहीं कर सकता। कोई बोलता है कि भाई आपने जैसे स्ट्रगल किया मैं वैसे क्यों, मैं गाइड नहीं करता हूं। मैं नहीं बता सकता कि मैंने कैसे स्ट्रगल किया। हाँ आई कैन गिव यू गुड सजेशन, वो अलग चीज है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने जैसे स्ट्रगल किया है वो स्ट्रगल आप भी वैसे ही करो। क्योंकि मेरा मानना है सिचुएशंस, मेंटालिटी, आपके जो सराउंडिंग्स हैं वो आपके अपने हैं। मेरे साथ क्या हुआ होगा वो आपके साथ जरूरी नहीं वो होगा, तो वो लॉजिक, वो रूल, वो फॉर्मूला आप पे फिट नहीं होगा। लेकिन समझ, अवेयरनेस, सब कुछ जानते हुए, आप एक एक चीज समझते हुए कैसे आप बढ़ सकते हैं, आपने कमियां क्या है। एक एक उम्र होती है शुरुआती दौर में, जब इस लाइन में नई फील्ड में जाते हैं, तो आप अपनी कमियों को सुधारो। लेकिन सुधारने के चक्कर में ही वक्त ना गुजर जाए। या तो स्पीड इतनी होनी चाहिए आपकी, जो लोग एक साल में जो करते हैं आप 2 महीने में कर लो।
जब आप करने गए, वो जुनून, वो फितूर, वो पागलपन होना चाहिए कि यू वांट टू गेट समथिंग, और आपको पाना है, पाना है। अब क्या पाना है, ये ऊपर वाले के हाथ में। अगर ऊपर वाले ने बॉम्बे तक का रास्ता दिया है तो यहां कुछ है, एक कुर्सी मेरे लिए है। मैं ये नहीं कहता मैं अमिताभ बच्चन बन जाऊंगा, शाहरुख खान बन जाऊंगा, नीरज भारद्वाज बन जाऊंगा। नीरज भारद्वाज का एक कुर्सी रहेगा कि जब उठूं ऊपर जनाजा लेके तो कोई एक नाम लेने वाला हो कि नीरज भारद्वाज, हाँ, इस लाइन का एक था भाई मेंबर। बाकी किसको क्या मिलता है, ये मुकद्दर की बात है। जी, ईमानदार रहा, हमेशा ईमानदार रहा अपनी चीजों से, और एक वक्त तक अपने को सुधारा। और जब लगा कि नहीं इतना सुधर सकता है, तो उसको, जो सुधरा हुई चीज थी, जो मेरे में यूएसपी था, मैं उसको फ्लोरिश करने की कोशिश किया, उसी को बेचा। मैंने कोशिश नहीं की, मुझे जिम नहीं, बॉडी नहीं बनाना था, तो मैं अब शुरू नहीं कर दिया कि अब ट्रेंड है बॉडी का तो बॉडी बनाना शुरू कर दो, अब डांस का ट्रेंड है तो डांस नहीं। जो चीज मेरे पास यूएसपी और मैं कैपेबल हूं वो करने के लिए, मैं उसको बेस्ट उसमें करना चाहा, सब कुछ में। क्योंकि सभी को सब कुछ नहीं होता सबके पास, तो जो आपके पास है उसी को बेचो, बेस्ट करो, वो ज्यादा अच्छा रहे। बशर्ते आप सुधारने में लगे रहो, वक्त गुजर गया, ट्रेंड चेंज हो जा रहा है, और लोगों के लिए सुन, जानते हैं आप कि ये नहीं चलता, वो नहीं चलता। पहले जमाने में बॉडी बिल्डिंग नहीं चलता, अब बॉडी बिल्डिंग चलने लगा, पहले ये नहीं चलता, तो ये सब में फंसे रह जाओगे। ट्रेंड बदलता एक बहुत जल्दी। पैरामीटर तय करो, पैरामीटर आप एग्जाम से टेस्ट लो, अपने आप को जज करो, खुद अपने आप को पहचानो, बेईमानी मत करो। कब तक कर लोगे? 1 साल, 2 साल, उसके बाद जब आप, यू आर आंसरेबल, यू हैव टू आंसर समवन। यही जी, जर्नी है जी। हमारी। फिर 99 में मुझे फिल्म मिल गई, प्रेमचंद मेरी पहली फिल्म थी 99 में ही। और मैं चूंकि सारा कुछ सीख चुका था, तो वो फिल्म मैंने अपने हाथों से बनाई। ओके। आप यकीन नहीं करोगे, मुझे किसी ने फोन करके नहीं बोला कि ठीक है नीरज भारद्वाज आ जाओ, आप एक्टिंग कर लो, ये कर लो, क्योंकि आई वॉज डैम श्योर दैट टाइम कि मुझे कोई नहीं लेने वाला है। तो मैं खुद को इतना मजबूत कर दूं कि आपको मजबूर कर दूं कि मुझे लो। हम्म, क्योंकि मैंने स्क्रिप्टिंग सीखी, मैंने म्यूजिक सीखा, मैंने फिल्म मेकिंग सीखी, मैंने बजट बनाना सीखा, मैंने एक एक चीज सीखा A to Z। तो इससे फायदा क्या होगा? आप जब फिल्म बनाएंगे, आप नीरज भारद्वाज को ले लो, पेमेंट आप एक्टिंग का देना है, आपको सारा कुछ मैं कर देता हूं। हम्म, तो जब तक मैं आपके काम नहीं आऊंगा, आप क्यों लोगे भाई? हैंडसम बहुत लोग हैं, एक्टर्स बहुत लोग हैं, जो चीज मुझ में है वो बहुतों में है। तो डिफरेंट क्या है? जो इन अंदर है, तो अंदर आपने छुपाया क्या है? आपकी जानकारी, आपकी समझ, वो पिटारे में कि भाई ये तो मैं, मेरे पास है, इससे मैं किसी को जीतने नहीं दूंगा। चाहे वो रात रात भर जग के मैंने उर्दू अल्फाज सीखे रूम में बंद करके, कोई मेंटोर नहीं था मेरा, कोई गुरु नहीं था, कुछ भी नहीं था। हम्म, लेकिन समझ बहुत ज्यादा रखा था, आंख खोल के रखा था कि नहीं क्या है, पढ़ो, खूब पढ़ो, किससे सीख पाओगे। आजकल लोग एक्टिंग स्कूल्स खोल लेते हैं, क्या सिखा दोगे एक्टिंग में भाई? आप ग्रूम कर सकते हो, किसी को सिखा नहीं सकते हो एक्टिंग को। वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, अपनी चीजें होती है, बॉडी लैंग्वेज अपना होता है, उसको आप सही करेक्ट टोन कर सकते हो। लोग एक्टिंग सिखाने लगते हैं, भाई एक्टिंग कैसे सिखाओगे? आप जैसे रोती हैं, मैं ऐसा नहीं रो सकता भाई। आप मुझे क्या सिखाएंगे, कैसे रोना चाहिए, कैसे हंसना चाहिए? भाई आपको हंसना है, आपको समझ होनी चाहिए कि ये जो लाइन्स है इसमें ये होना चाहिए। तो समझ के लिए पढ़ो, जानो, सबसे अच्छा एडुकेशन बहुत जरूरी है इस टाइम। जी, जी, जी। मतलब आप जिस भी फील्ड में जा रहे हैं, तो सबसे पहले उस चीज पे अपनी एक खासियत, उसको इतना निखार लीजिए कि वो आपको सबसे अलग कर दे। और आपकी पहली खुद। बात तो आपको एनालाइज करना आना चाहिए कि आप में है क्या। ओके। उसके बाद जो है, फिर आप डिस्टिंग्विश करो कि आपको लेके चलना क्या है। आप डांसर बनने आए हो, आप कैमरामैन बनने, आप टेक्निकल फील्ड से आपको समझ बहुत ज्यादा है, तो उधर घूमो। अपने आप को ढको। ठीक है, एक्टर बनना बड़ा अच्छा लगता है कि हीरो हूं यार, बहुत अच्छा, लेकिन सब सफल नहीं हो जाते। तो आप अपनी कैपेबिलिटी को पहले आंको कि आप कहां इंटरेस्ट, 100% कहां दे सकते हो, तो 100% वहां दो। क्योंकि सारे फील्ड्स है ना, आप मीडिया लाइन बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है भाई, फिल्म लाइन बहुत अच्छा है, उसमें तो इतने डिपार्टमेंट्स हैं। हम्म, तो सारे डिपार्टमेंट्स आप अपने आप को पहले एनालाइज करो कि आप किधर सक्षम हो, 100% दे सकते हो। अपनी बेस्ट तो बस यही कैपेबिलिटी कहूंगा कि बताइए। आप अपने आप को तय करो कि 100% आप कहां दे सकते हो, जी, 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 बिल्कुल। आप फिर बढ़ जाओ। आ, जी, जी। ऐसे तो टीवी सीरियल्स में आपको बहुत प्यार मिला, बहुत सारे टीवी सीरियल्स आपने दूरदर्शन में भी जी जी किए हैं, लेकिन जी जी जर्नी जी। आपकी, जैसे आपने कही कि मूवी से स्टार्ट हुई थी, यहाँ तक कि आपने धर्मेंद्र जी जैसे कलाकार के साथ में भी मूवी करी है। और हाँ हाँ हाँ।
भोजपुरी की मूवी भी करी है, साउथ की मूवी भी करी है, तो स्टार्टिंग आपकी मूवी से ही थी। तो पहले सर उसके बारे में ही जानना चाहेंगे कि वो एक्सपीरियंस कैसा था, इतने बड़े कलाकार अ, के साथ में काम करना। एंड बिल्कुल बिल्कुल। जी। दिव्या जी, मैं ये कहूंगा कि एक तो इस लाइन में कर नहीं पता था कि शेप कैसे होता है, बस इस लाइन में आना था, करना था। मैं कैपेबल हूं, मैं अपने आप को बनाया, आ गया। अब टीवी फिल्म, हमारे जमाने में टीवी जस्ट उठ ही रहा था। आई एम टॉकिंग हम्म। अबाउट 2000 की बात कर रहा हूँ, जब टीवी दूरदर्शन हुआ करता था। इतने सेटेलाइट चैनल थे नहीं, स्टार प्लस भी नहीं था, जी आया हुआ था। ठीक है। तो उस समय था, फिल्म मैंने करी एज ए हीरो। मैंने धर्म जी के साथ 3 फिल्में की, टोटल फिल्म 13 फिल्में एज ए हिंदी किया मैंने हीरो बन के। लास्ट फिल्म में एज ए विलेन मैंने 30 डेज किया था। आलोकनाथ, मिलिंद सुना जी, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ, कलाकार के साथ मुझे काम करने का मौका मिला सब कुछ फिल्म में। लेकिन पता नहीं पब्लिक ने बर्दाश्त नहीं किया एज ए हीरो के रूप में मुझे कभी। तो फिल्म नहीं चली, बदकिस्मती। फिर टीवी का बड़ा बोलबाला था कि टीवी और फिल्म में बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहा, क्योंकि शाहरुख खान साहब भी आए हुए थे टीवी इंडस्ट्री से। तो एक ये आदमी में ये मिथ खत्म हो चुका था कि टीवी अलग है, फिल्म अलग है। हो सकता है भाई, आप टीवी करते करते भी आपको फिल्म मिल सकती है, लेकिन ये सच्चाई थी कि पब्लिक ने एज ए हीरो मुझे बर्दाश्त नहीं किया। तो मेरा पहला सीरियल मुझे रमन कुमार जी का मिला था, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, फिल्म के ही डायरेक्टर हैं इनफैक्ट। सात सात फिल्में की थी उन्होंने, सरहद पार की थी, संजय दत्त का बड़ी बड़ी फिल्म की थी, फिल्म सिटी। तो उनका पहला सीरियल आ रहा था, एहसास कहानी एक घर की। तो मुझे जी। मेरे दोस्त के थ्रू, मुझे मेरे दोस्त ने कहा, बहुत सीनियर एक्टर है जसवीर थांडी, उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में की है, उन्होंने बोला कि नीरज, अगर वेट करते रहोगे तो समय तो रुकेगा नहीं, गुजर जाएगा। फिल्म नहीं चली तो यानी आप स्ट्रगल फेज में ही हो अभी, स्टैब्लिश नहीं हुए हो। जब फिल्म नहीं चली तब स्टैब्लिश नहीं हुए हो। आपको एक, आप एक्टर जो फिल्म, जिसकी फिल्म नहीं चली है, जो एक्टर्स की, भले आपका काम बहुत अच्छा रहा हो, जब तक वो पब्लिक में नहीं सराहा जाएगा, आपको दूसरे लोग क्यों लेंगे, प्रोड्यूसर्स क्यों लेंगे आपको, भले आप जानकर। तो बैठने से या वेट करने से, राइट मोमेंट्स का इंतजार करने से अच्छा है कि चलो। इंडस्ट्री चलने का नाम, इंडस्ट्री में आप जब तक चलते रहेंगे तब तक याद रहेगा। इंडस्ट्री का एक मैनस फैक्टर यही है, फिल्म लाइन में आप चलेंगी तब तक इंडस्ट्री आपको याद रखेगी। जिस दिन आप बैठ गई, रुक गई, इंडस्ट्री छोड़ देती है पीछे। तो इस कड़वे सच को समझना पड़ेगा सबको, और देखना, एग्जाम्पल लेना पड़ेगा कि जो काम कर रहे हैं, चाहे अमित जी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अमित जी की हम उम्र अगर कोई है जो फिल्म लाइन में नहीं है, उसे लोग जानते भी नहीं, याद भी नहीं करते, लोग भूल जाते हैं, चले जाते हैं। तो मुझे उन्होंने बहुत समझिए कि ब्रेन वॉश किया इस सब चीज का, और मुझे धोखे से लेकर गया फिल्म सीरियल के लिए। और वहां पर सब लोगों ने बोला, ये आप तो हीरो हो, आप तो एक्टर हो, आप सीरियल करोगे। मैं बोला करूंगा यार, ठीक है, बोला है रोल अच्छा है, बोला नहीं मेन लीड है, आप करो इसमें। तो ठीक है, एहसास कहानी घर की, तो ये कर लिया मैंने। स्क्रीन पर स्टोरी सुना तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं बोला करते हैं सर, कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो उन्होंने बोला पेमेंट क्या है, बोले मुझे पता ही नहीं है, सीरियल वर्ल्ड का पेमेंट पता ही नहीं है, जिस गली मैंने कभी गया ही नहीं, मैंने फिल्म इंस्टीट्यूट में फिल्म मेकिंग सीखी, पढ़ी, पढ़ाई भी फिल्म 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 फिल्म, टीवी तो कुछ था ही नहीं समझ में। तो मैं बोला जो होता है जनरली आप दे देना भाई, मुझे वो आई एम नॉट वेरी मच स्टिक की ये इतना ही लेना है, इतना ही लेना है, क्योंकि डिमांड वहां होता जहां डिमांड हो आपका। अभी तो मैं उस लाइन में कूद ही रहा हूँ, तो मेरा तो कोई डिमांड था नहीं। हाँ, मैं पैसे के पीछे आज तक, आप यकीन नहीं करेंगे दिव्या जी, मैं रोल के पीछे भागा हूँ, पैसे के पीछे नहीं। नहीं दोगे कोई बात नहीं, बिहेवियर अच्छा, ट्रीटमेंट अच्छा, रोल अच्छा। मुझे ये नहीं कि बड़ा पेमेंट आप इतना दे रहे हो तो रोल कुछ भी कर लूंगा, मैं नहीं, मैं एक रोटी खाऊंगा, अच्छा खाऊंगा, या तो नहीं खाऊंगा, मैं हाथ जोड़ लेता हूँ। और ना ईगो ना कुछ वो रखा हूं मैं अपने। हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट जरूर रखता हूँ। मैंने सीरियल शुरू किया 2003 में, एहसास कहानी करके 200 एपिसोड एज ए पॉजिटिव रोल, एज ए हीरो किया। और फिर 12 बजे रात को मैंने रमन जी को कहा कि मैं अब ये सीरियल नहीं करूंगा, क्योंकि इतना अच्छा लड़का मुझे पच ही नहीं रहा, क्योंकि ठीक है। इतना अच्छा कैरेक्टर था राजीव का, इतना मतलब पॉजिटिव, कि दादी को सबको प्रवचन ही दे रहा है। मैं बोला यार ऐसा होता ही नहीं है प्रैक्टिकली। तो बोले मतलब, तो मैं बोला मैं विलन बनूंगा, नेगेटिव ट्रैक लाओ। तो मैं बोला नेगेटिव, रमन जी बोले कि यार शक्ल तुम्हारी पॉजिटिव है, तुम टीआरपी इतना अच्छा जा रहा है, फिर तुम्हारे करने के लिए कुछ है नहीं भाई। उस वक्त लोगों को 10 एपिसोड मिल जाता था, 15 एपिसोड, तो लोग बोलते थे क्या बात है, मैं 200 एपिसोड कर गया। 200, मैं बोला यार छोड़ भी दूंगा सीरियल तो क्या जाएगा, 200 एपिसोड कर लिया यार, और ठीक ठाक जा रहा था टीआरपी। तो रमन जी और राइटर थे मल्हार सिंह जी, गुजर गए बेचारे। तो उन्होंने कहा कि नीरज जी क्या बात कर रहे हो आप। बोला मैं ट्रैक बताता हूँ यार, कि ये आदमी जो सबसे अच्छा था, ये सबसे बुरा आदमी है। लेकिन
रीजन होना चाहिए। गुलशन ग्रोवर और उस टाइप का विलेन नहीं है कि मैं विलेन हूं तो रेप ही करूंगा, मैं विलेन हूं तो मर्डर ही करूंगा। विलेन के पास लॉजिक होना चाहिए कि मैंने अगर गलत किया किसी के साथ तो वो जस्टिफिकेशन उसमें होना चाहिए, जस्टिफाई। और एहसास में आप देखेंगे, अगर कोई भी देखा होगा तो वो उसको पता होगा नीरज राजीव विलेन जरूर था, लेकिन जस्टिफाइड था वो रोल कि मेरे साथ गलत किया था किसी ने, तो मैंने बदला लिया। मैं वो नहीं था कि अरे इस गाल में मारो तो इस गाल में मार दो, नहीं। मेरे को एक गाल में मारा तो मैंने हाथ पैर तोड़ दिया किसी का। तो एक अलग मेंटालिटी का आदमी था, लेकिन जस्टिफाइड था। आप यकीन नहीं करोगे, 200 एपिसोड के बाद चूंकि मैं सीरियल छोड़ न दूं, इस वजह से वो ट्रैक को नेगेटिव में मोड़ा गया। और ओके। उसके बाद वो सीरियल एक हिस्ट्री, आज भी दूरदर्शन में 780 एपिसोड चला, एहसास। और मैं जी। उससे अच्छा रोल किसी में नहीं मिला मुझे, मतलब सेटिस्फैक्शन काम करने की। जबकि उसके बाद दूरदर्शन पे लोग मुझे इसलिए लेते थे कि सीरियल पास हो जाए, सीरियल हिट हो जाए और नेगेटिव रोल ले लो भैया। तो नेगेटिव को ही मेन में रख के जाए कहां, कांच के रिश्ते, कैसे कहूं, इतने सीरियल्स हैं, 10,000 एपिसोड मैंने किया जब मेन लीड, सेंट्रल कैरेक्टर एकदम, मैं ही मैं ही मैं। तो लोगों ने बहुत प्यार दिया, भले मैं नेगेटिव रहा, लेकिन लोगों ने मतलब गले लगाया मेरे काम को। तो मुझे लगा कि मेरी गाड़ी चलने के लिए, चलो सीरियल ही सही। यू नेवर नो, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। तो ठीक है, कभी हम हीरो नहीं बन पाए तो चलो एक सीरियल के लिए एक ट्रैक मेरा निकल गया। तो वो करते करते, और उसके बाद मेरे को मुझे लोग लेने लगे इसलिए कि मेरा सीरियल 500 एपिसोड से नीचे जाता ही नहीं था कोई। तो कम से जी। कम 500 एपिसोड चलता था टीआरपी। तो ये बड़ा मेरा मैं फॉर्चुनेट रहा इन सब चीजों के लिए। और साथिया ही देख लीजिए आप, 2010 से 2016 तक, क्या 2016 37 2037 एपिसोड मैंने किया साथिया का। जी। 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 तो जी। तो चल रहा था। फिर सब कुछ अपना अपना आजमाता रहा हर तरह से। ओके। सर, आपने दूरदर्शन पे बहुत सारे सीरियल्स में काम किया और एहसास तो मतलब जाना हुआ नाम है। या हालांकि बिल्कुल। हमने नहीं देखा क्योंकि उस समय शायद हमारे घर में टीवी नहीं हुआ करता था, या शायद मैं बाहर थी, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है। हाँ, 1:30 बजे बट आता था दोपहर के टाइम। हाँ, तो शायद बट हाँ, एक जाना हुआ नाम है, घर में लोग देखते थे। और बहुत से जैसे कांच के रिश्ते भी आपने नाम लिया, आपके उसमें है, तो ये सब वेल नोन सीरियल्स है। उसके बाद जब पहले दूरदर्शन ही होता था, अभी ये जी टीवी एंड कमर्शियल चैनल्स जो भी हैं, जितने भी हाँ आ गए हाँ, हैं, इसने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है एक्टर्स के लिए। और बिल्कुल उसके बिल्कुल साथ में अभी ये सोशल मीडिया तो एक और ही बड़ा एक उभर रहा है हाँ, एक्टर्स के लिए, सभी के बिल्कुल लिए, बिल्कुल सारी प्रतिभाओं के बिल्कुल लिए। तो ये बिल्कुल। भी एक मंच बन रहा है। सर, आपको डिफरेंस क्या लगता है? आपने दूरदर्शन पे काम किया और कमर्शियल के साथ निभाना, साथ के जैसे सीरियल्स पे भी, स्टार प्लस जैसे चैनल्स के पहले साथ में बहुत भी अच्छा काम था किया। दिव्या, जी। पहले बहुत अच्छा था हमारा लाइन, बहुत हम्म। जेन्युइन था। अब बहुत फेक है। ओके। अब ऑथेंटिसिटी से बहुत हम दूर चले गए हैं। आप सीरियल में देखोगे गरीब होता ही नहीं है अब, जबकि सच्चाई है एग्जैक्टली। गरीब है। आज फिल्में एग्जैक्टली। गरीब वाला बनता ही नहीं है। मैं हम्म। आज भी आप यकीन नहीं करोगे, रात में सोते समय 50s 60s 70s 80s की फिल्में देखता हूं। जबकि मुझे शौक ही नहीं है। मैंने 15 साल से ना फिल्म देखी है, ना सीरियल देखा है, ना न्यूज चैनल देखा है। बस यूट्यूब पर एक चार पत्रकार हैं, उसके मैं पढ़ लेता हूं, उसे सुन लेता हूं, बस दैट्स इट। मुझे कोई शौक नहीं है। मैंने मारा गया, मतलब रोना आता है आज की फिल्म देखकर, आज के सीरियल्स देख के। कोई लॉजिक तो हो। हम्म। आई एम वेरी मच सॉरी साथिया, के लिए मैं जाना जाता हूं, लेकिन सच कड़वा होता है। और मेरी आदत रही कि मैं सच बोल ही देता हूं कि मैंने इससे बकवास सीरियल आज तक दुनिया में नहीं किया। ओह माय गॉड। मैं कड़वा ओह सच माय बोल रहा हूं। आई एम वेरी ऑट स्पोकन। मैं प्रोड्यूसर को डायरेक्टर को मैं क्लास लेता था स्टार प्लस में। मैं आज भी, अगर व्यूअर्स कोई देख रहे हैं, ठीक है, मुझे जान रहे हैं, मुझे प्यार दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूं, क्या एक लाइन स्टोरी बता पाएंगे आप साथिया का? आपको लगता है कि मैं 70 साल आदमी बूढ़ा बाप दादा हूं मैं? आप कास्टिंग ही देख लो। आप राइट, कास्टिंग ही राइट। देख लो मैम। सीधी सी बात कर रहा हूं, कुछ भी नहीं सर पाए। अब हिट होना देखिए, अब आप कहेंगे भाई आपका हिट है सीरियल, तो ठीक है भाई, मैं सलाम करता हूं, हिट है तो फिट है। लेकिन मेरा मानना है कि आपके पास ऊपर वाले ने दिया है, अच्छी चीज दिखाओ। आप एक लाइन जो सबसे बड़ी हिट हुई थी साथिया में, गोपी बहू लैपटॉप धो देती। जी। मुझे बताओ, आज के युग में कोई मेड अनपढ़ गवार को भी लैपटॉप हाथ में तो धोएगी वो क्या? कम से कम धोएगी तो नहीं। तो जी। ये क्या था? या तो मानसिक बीमार हो गया कोई। हम्म। आप लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी सामान दो ना, धो क्यों देगा यार? अब धो के सुखा रही है लैपटॉप।
यार आप कन्विंस हो रहे हो टीआरपी बहुत लंबा जा रहा है, तो यानी ये पब्लिक के मुंह पर तमाचा है कि आप कितने बेवकूफ हो, कैसे गले लगाते हो इनसे सीरियल को। हाँ ठीक है, मैं हिट हो गया, मेरा सीरियल हिट हो गया, तो क्या करूं, मैं बकवास फेंकता रहूं। आज जी। फिल्म बर्बाद हो गया, आज फिल्म में एक थप्पड़ मारो किसी को तो 50 किलोमीटर तक जाता है। क्यों बेवकूफ बना रहे हो यार। अरे फिल्म टीवी सब पहले हुआ करता था ना, जब हमें सच्चाई देखने को मिलता था, वहां संस्कार होती थी बातें, वहां होता था कि बाप को रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। जी। आज देख लो यूथ, ये यंग जनरेशन, मुझे बहुत शिकायत है इन सब चीजों से कि डिसिप्लिन मैनर सब खत्म हो चुका है। और एक लाइन आजकल नहीं चलता है, आजकल वैसा चलता है। अरे चलाने वाले तुम कौन होते हो भाई। अच्छा हमेशा चलता है दोस्त, अच्छा राइट। हमेशा चलता है, लेकिन अच्छा समझो तो सही, क्योंकि आप उतने जानकार हो नहीं, तो आपको अच्छा बुरा समझ ही नहीं है। आप इंग्लिश बोलना जानते हो, आप हॉलीवुड फिल्म देखना जानते हो, जब हिंदी फिल्म में काम करने आते हो तो ले भैया क्या कर रहे हो भाई, ना आपके पास एक्सप्रेशन है ना बॉडी लैंग्वेज है, लेकिन बस हिट हो गई फिल्म, क्रेज है उस एक्टर का। क्या पहले के एक्टर्स देखो, अब के एक्टर्स देखो, पहले की फिल्में सालों चलती थी, क्यों चलती थी। यहां लगता है जब दिल में बात लगती है ना तो रहती है, और जब यहां बात लगती है लोग भुला दिया करते हैं, खत्म, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। आजकल के गाने कितने याद रहते हैं दोस्त, आप ये देखो। राइट। तो पुराने गाने खराब हो आज गया, भी। मैं लिटरली बता रहा हूं। हम बहुत आगे जा चुके हैं टेक्निकली, जी। लेकिन कंटेंट वाइज हम बहुत पिछड़ गए। जी। इस पे बहुत बड़ा तमाचा था, आपको याद होगा बागवान रिलीज हुई थी, इन गंदगियों के बीच में एक बागवान जैसी फिल्म आई थी, लोगों ने गले लगाया था क्योंकि चीज अच्छी थी। जी। ये फिल्म कॉपी है, इनफैक्ट बागवान भी कॉपी है, संजीव कुमार साहब की फिल्म आई थी पहले, और इसी दौरान मुझे पता चला करे यार इस फिल्म को तो कॉपी बी आर साहब ने करवाया था। लेकिन प्रेजेंटेशन आप चेंज कर सकते हो, मैं मानता हूं प्रेजेंटेशन, पहले आप धोती कुर्ता पहनते थे, आप पैंट शर्ट पहन लिए, आप पहले साइकिल से जाते थे, फिर मोटरसाइकिल पे आ गए, बाइक पे आ गए, फिर आप कार पे आ गए, चलो ठीक है ये सब चीज। आप कंटेंट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो यार, तो ये मजा राइट। नहीं आता है। दुख होता है कभी कभी कि यार कहां जा रहे हो। और मैं उन लोगों से शिकायत, उनको मेरी शिकायत उन लोगों से है जो पायनियर है, जो ऊपर बैठे हुए हैं ना, हम्म। जो चीज तो अच्छा दो। अब आपके साथ मैं गंद ही, चार तरह के गंदगी ही दूं तो आप क्या करोगे, मजबूरी उसी में से एक चुनोगे। हम्म। एक्चुअली जो मुझे लगता है कि जो ठीक है आप जो कह रहे हैं, बट जो टीवी सीरियल्स है ना वो एक ड्रीम्स की, ज्यादातर तो हाउसवाइफ ही इसकी होती है व्यूवर्स, ये तो मानना पड़ेगा 80 to 85% तक हाउसवाइफ बहुत सीरियल्स हिट कराती हैं जो दोपहर में आते हैं। और वो एक ड्रीम्स की तरह लगते हैं। लाइक आप सपोज करिए एक हाउसवाइफ किचन में खाना बना के आ रही है, पूरे पसीने में थकी हुई है, बाल इधर अब उधर हो रहे हैं और मेकअप जेवर लेके आप गुड नाइट बोलती हो यार, कौन सोता है यार ऐसे। हमारे समय में तो कम से कम ये, इसलिए मैं बोला ना ऑथेंटिसिटी से एकदम दूर। सपना दिखाओ अच्छी बात है, आप अमेरिका राइट। लंदन में शूट करो अच्छी बात है, लेकिन बेस तो ठीक करो यार, कि कोई भी आदमी नाइट सूट पहन के ही सोएगा, जेवर लगा के लिपस्टिक लगा के वो सब, लिपस्टिक वो सब लगा के नहीं सोएगा। और इसमें सबसे अग्रणी है बालाजी टेलीफिल्म्स, जिन्होंने चीजों को पलट के रख दिया है। जी, एग्जैक्टली। मैं सीरियल्स तो के नाम से इनफैक्ट, साड़ियों के डिजाइन फेमस होते हैं कि ये फलाना सीरियल की साड़ी के डिजाइन है, मार्केट में आते हैं तो इस तरह से। और और जिस आजकल तरह से आजकल जितने सीरियल हैं मेल के लिए, मर्दों के लिए तो कोई काम ही नहीं होता है ना, मर्द के लिए तो कोई काम नहीं है, मर्द तो होते ही नहीं है। वो क्यों होते हैं, सिर्फ पिलर्स खड़े रहते हैं। आज साथी हम भले मैं 6 साल रहा, 2 साल तक ठीक ठाक रहा, उसके बाद ठीक है भैया अच्छा, केम छे जय छो जय श्री कृष्ण, यही करते रहो। जी 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 जी। और सबसे बड़ा इलॉजिकल साथिया का आप ये देखो कि मैं सबसे बड़ा घर का सेंट्रल आदमी हूं, कमा रहा हूं, तो मेरी बीवी अगर मालकिन है तो समझ में आती है, मेरे छोटे भाई की वाइफ जो है वो हेड इंस्ट्रक्टर है, जिस लगता है हम दोनों भाइयों को गोद ली हुई है वो भाई। जी बहुत इलॉजिकल। तो बहुत सी बातें ऐसी हैं। अब क्या कहूं, मतलब इतना भी बोल दूं तो लोगों को इंप्रेशन खराब होता है, जबकि मुझे झेलना पड़ता है। ये क्रिटिसाइज जो मैं करता हूं इससे मुझे झेलना पड़ता है। अरे आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में आपका स्टेटमेंट आया कि मर्दों के लिए कोई काम है। भाई लिटरली जो सच है वही सच है। आप लोग के स्क्रिप्ट में मर्दों का काम नहीं होता। मैं इन साथिया के राइटर वेद लिखा करता था, मैं बोला एक वेद महाभारत लिखा था, एक साथिया लिख रहा है। हम बोले क्यों भाई, तुम्हारे घर में मर्द नहीं होते। पुलिस वाला आता है तो कोकिला पूछ रही है, मैं डॉक्टर आता है तो कोकिला, सब खड़े हैं। अब वो सिर्फ पूछते के मोटा भाई, हाँ ठीक है भाई जाओ।
जी। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आज तक ऑफिस नहीं पहुंचा। आप यकीन करोगे, मैं इतनी मतलब खामियां निकाल दूं साथिया में, जो लोग शर्म आ जाए कि ये हिट कैसे सीरियल हुआ। मैं तो एकदम, पार्टी जब होते थे स्टार प्लस के, तो मैं बोलता नीरज भाई प्लीज माफ कर दो, सब यही बोलते थे, आप मत बोलो आप मत बोलो। मैं मतलब कड़वा बोलने का भैया आते, क्या कर लोगे भाई। लेकिन सच तो करेक्ट। दिखाओ, पब्लिक को क्यों बेवकूफ बना रहे हो यार, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, हिट है, चीजें हिट है तो अच्छी चीज, और इसी बहाने परोसो ना, कुछ भी बना रहे हो यार। और पब्लिक, भैया धन्यवाद, आफ्टर ऑल पब्लिक। एग्जैक्टली, बल्कि ये तो एक कॉम्प्लीमेंट की तरह चलता है कि अगर किसी को आप ये कॉम्प्लीमेंट दो कि अरे आप तो सीरियल्स वाली मम्मी लगती हो, कि आपका बेटा बड़ा हो गया, आपके बेटे का बेटा भी बड़ा हो गया, बस स्टिल यू आर यंग, आपके बाल बताओ, भी, और राइट, एंड ओल्ड एज मेरे बेटे का बेटा हो गया ठीक है, मेरी माँ जिंदा ही है, पता नहीं उन्होंने क्या खा लिया था कि वो मर ही नहीं रही है। सॉरी, मतलब कमाल है, पब्लिक वाह वाह और कर रही है भाई। बुढ़ापा भी सर बड़ी नजाकत से आता है, वो एक बस एक वाइट सी एक लाइन, बस हाँ, उसके तो बाद बड़ा ऑकवर्ड लगता था बस। और हमने तो मना कर दिया था भाई, बाल व्हाइट नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल डाई घर घर में चलता है, सब लोग यार व्हाइट ने लगा के चलते हैं। अब जबरदस्ती व्हाइट लगा के बूढ़ा बन जाऊं, क्यों बनूं। तो आप जी जी देख लो, किसी की उम्र में कोई फर्क नहीं, कोकिला की उम्र में थोड़ा भी फर्क लगा आपको, चाहे वो पहला एपिसोड देख लो, तो उसी तरह वो, हाँ बिंदी थोड़ा छोटा कर लिया उन्होंने, और थोड़ा मतलब इस तरह का थोड़ी थोड़ी जो चेंजेस है हल्का सा। जी 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 जी, हमने बहुत खाली मजा स्पेक्स पहना, आया। मैं बाप भी बना ऐसे, स्पेक्स पहन के ही मैं दादा भी बन गया, परदादा भी बन गया ले। अरे कई बार सेट पर आप आते था मैं दिव्या जी, तो मुझे कई लड़के मिलते थे, हेलो सर हेलो सर, मैं कौन हो भाई, दादू मैं पोता हूँ आपका। अल्ले बताओ, तो ऐसे कास्टिंग होते हैं, मतलब तू पोता है मेरा, बोले ले भाई। ऐसे ऐसी मुलाकातें होती थी लोगों से। आज इसकी कास्टिंग हो गई थी, ये पोता है, ये पोता का बेटा है, बोले अरे यार क्या कर रहा है तू लोग यार। लेकिन भैया सीरियल हिट है, तो भाई कुछ भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो हिट है वही फिट है। तो मैं चुप हो जाता हूँ कि भाई ठीक है, हिट ही लेना है तो जैसे हिट ले सकते हो। आज महेश भट्ट साहब ने जो बोल्डनेस लाई है फिल्म में, वो कितने अच्छे फिल्म मेकर हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने बोल्डनेस जो शुरू किया फिल्म में, देखिए गंद हो गया। आज कितनी फिल्में जो आप फैमिली के साथ एंटरटेन डिस्कस करके देख सकते हैं, आप देखते भी हैं तो चुप है, एक दूसरे से नजर भी नहीं मिला सकते आप कौन सी फिल्म देख रहे हैं। राइट। तो क्या फायदा ऐसी चीजों का लेके यार, सब कुछ जी बिजनेस हो गया है, प्रॉफिट लॉस। भैया हमारी फिल्म नहीं चलेगी अगर मसाला ना डालोगे, अगर ये नंगापन नहीं करोगे, क्या हो जाएगा दोस्त। कब तक वो बेच के कमाओगे, बेवकूफ बनाओगे लोगों को। और कुछ तो जिम्मेदारी होनी चाहिए, मतलब जो प्रोड्यूसर्स हैं राइट, डायरेक्टर्स हैं, उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कुछ। एग्जैक्टली। और आजकल तो कहते हैं ना कि मूवीज में जो दिखता है बच्चे वही कहते ही हैं हमेशा से कि साहित्य जो होता है वो समाज का दर्पण होता है, तो आप जो दिखाते हैं आपकी जनरेशन वही एक्सेप्ट करती है, उसी को अपना रोल मॉडल, जो एक्टर्स हैं उनको रोल आप मॉडल सोचिए, बनाया वेब जाता सीरीज आ रहा है, कितना बोल्डनेस दिखा रहे हैं। मुझे कई बार ऑफर आया, मैं बोला माफ कर दे भाई, हम जो पर्दे के पीछे पति पत्नी करते हैं, हम जरूरी हम नुमाइश करें, क्या मिल जाएगा। ये नहीं जानते हैं लोग क्या क्या होता है, दिखा के क्या करोगे। सिर्फ पैसे पर, उसके पॉकेट से पैसा सबको निकालना है इसी वजह से। भैया बहुत से साइट्स पे पॉड वीडियोस पड़े हुए हैं, देखने दो उनको। है। जिम्मेदार तो बनो यार, कुछ तो करो लाइफ के लिए, मतलब क्या, कहां जा रहा है, क्या हो रहा है, गॉड नोस, क्या कहूं। आपने ये मुद्दा उठाया है तो आपने भोजपुरी सिनेमा में भी काम किया है, और भोजपुरी सिनेमा इस चीज के लिए बड़ा हाईलाइट रहता है कि वो क्या परोसते हैं, वो क्या दिखाते बहुत हैं। दुख के साथ कहना पड़ा है कि भोजपुरी मैंने शुरू किया था 2006, मेरी पहली फिल्म आई थी मैया रखे हसन रुआबाद। आप फिल्म आज भी देखेंगी, कमाल की फिल्म है, स्टोरी देखी, फैमिली ड्रामा, हम्म, संस्कार, सभ्यता। मैं हिंदी फिल्म चलो अलग है, रीजनल फिल्म होता है कि आप वहां की मिट्टी की खुशबू को, चाहे पंजाबी फिल्म हो, चाहे साउथ का ले लो, वहां का मैनरिज्म, उनका जो खुशबू है, मिट्टी का ऑथेंटिसिटी है, भोजपुरी हम्म, बहुत अच्छा हुआ करता था, हम्म, बर्बाद कर दिया है। और मैं अपने को आर्टिस्ट एक्टर्स में से शिकायत करना चाहूंगा कि दोषी हैं वो लोग। रवि किशन मेरे को आर्टिस्ट रह चुके हैं, आज एमपी बन गए, बड़े आदमी हुए, अलग बात है। मनोज तिवारी जी, हम्म, इन लोगों को समझना चाहिए था, इन लोगों ने सुधारा नहीं, कमाने में रह गए। राइट। वही भोजपुरी असली बोल दौर। के आप हिंदी हिंदी को भोजपुरी में लाना शुरू कर दिया, तो लोग हिंदी फिल्म क्यों नहीं देखेंगे। आज कोई भी प्रोड्यूसर सक्सेसफुल नहीं है, झूठ बोलता है जो कोई बोलता है भोजपुरी फिल्म बना के मैंने प्रॉफिट किया कमाया है, 100% झूठ बोलता है।
मैं कान पकड़ के छोड़ा हूं दिव्या जी, 4 फिल्में की भोजपुरी, मैं बोला कान पकड़, अब मैं मिलता भी नहीं हूं भोजपुरी वाले से, मुझे शर्म आती है। आप यकीन करोगे मैं वहां का हूं, मुझे, मेरे लिए दुर्भाग्य समझो कि मैं भोजपुरी वालों से डरता हूं, मैं दूर से ही सलाम दुआ करता हूं, जबकि सब जानते हैं मुझे। राइट। क्योंकि अब मजबूरी भी, एक्टर्स की भी मजबूरी है ना। आप स्क्रिप्ट दोगे, कमाऊंगा क्या, खाऊंगा क्या? लेकिन आप पैसे लगा रहे हो, आप लोगों के सामने परोस रहे हो, आप प्रोड्यूसर हो, आप डायरेक्टर, अच्छी चीज बनाओ ना यार। एक्टर्स तो वही काम करेंगे ना जो स्क्रिप्ट दोगे। आज आज ठीक है, मैं स्ट्रांग हूं, मैं एस्टैब्लिश, मैं नहीं खाऊंगा यार। सब ऐसे नहीं होते हैं, सबकी अलग अलग मजबूरियां होती हैं, सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं। नहीं कमाएंगे, घर नहीं चलेगा, सब कुछ करना है कोई भी चीज। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक्टर्स की गलती नहीं है भाई, एक्टर्स क्या करेगा। और मैंने कहा कि मैं खाऊंगा तो भैया 1 रोटी खाऊंगा, अच्छा रोटी खाऊंगा। कोई बोलता भाई रहने दे, सूखा भी खा लूंगा यार, पेट तो भरना है। तो सबके अपनी अपनी मजबूरियां हैं, अपने अपने दायरे हैं सबको। लेकिन भाई जो बना रहे हो, जो पैसे लगा रहे हो, अच्छी चीज बनाओ। अच्छा हमेशा अच्छा रहेगा, बार बार कहता हूं, हिम्मत तो करो। हिम्मत ही नहीं है, नहीं सर नहीं चलेगी, मेरी फिल्म नहीं लगेगी, अब क्या कहोगे आप भाई साहब। तो बड़ा गैर जिम्मेदार हो गए हैं फिर हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत जगह। चलता है, ये बहुत बड़ा एक क्लीशे है इसमें, चलता, ये नहीं चलता, वो नहीं चलता है। आज के यंग जॉनर तुरंत बोल देते हैं, नहीं नहीं आप नहीं समझोगे। लो भैया हम समझेंगे ही नहीं। सबसे समझदार आज के जनरेशन लोग, कंप्यूटर मोबाइल आ जाने से लोगों का दिमाग खराब हो गया ज्यादा। एक सीरियल कर लो सेलिब्रिटी बन जाते हैं। एक्सक्यूज मी, एक सीरियल कर लो सेलिब्रिटी बन जाते हैं भैया, हाउस होल्ड नाम हो गया। अरे उस कैरेक्टर का नाम लेके लोग प्यार करने लगते हैं, लोग फेसबुक पर हो मिलना जुलना, मैसेज, ये वो फलना। अरे क्या हो गया यार, एक सीरियल कर रहे हो, अभी दिल्ली दूर है यार। आज ना हमारे सीरियल्स, हमारे कुछ में ना अल्फाज रहा, ना बॉडी लैंग्वेज हुआ, ना मैनर्स रहे, ना एटीट्यूड रहा एक्टर्स का, कहां से दिल पे लगोगे। इसलिए खत्म हो जाते हो, टीवी ऑफ होता है, कैरेक्टर लोग भूल जाते हैं। साथिया इतना लंबा सीरियल है, जो चलो दिमाग में रिपीट टेलीकास्ट भी होता है, तो दिमाग पे हैमर करता है, तो चलो भाई याद है। लेकिन आज हम दूरदर्शन को चीज नहीं भूले हैं। आज भी पुराने सीरियल को आपको याद होगा, ये जो है जिंदगी या हम लोग या कुछ भी आता था, तो वो यहां पर छू चुका है। तो इवेंचुअली यही बात है, अच्छी चीज देखिए, हिम्मत तो करो। जो पैनियर बैठे हुए हैं ऊपर, उन्हें हिम्मत करना चाहिए, अच्छी चीज दो यार, जिम्मेदार बनो। आपने मूवीज में भी काम किया, सीरियल्स में आपको बहुत प्यार मिला, और अब जो नया ट्रेंड चला है सोशल मीडिया पे वेब सीरीज का, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म का बड़ा ट्रेंड चला है, वेब सीरीज में भी आप काम कर जी रहे जी हैं। जी जी, अभी जस्ट मैंने किया है, मडगांव मर्डर केस किया है, जिन्नत अमान, किट्टू गिडवानी, पल्लवी जोशी, भरत डबलकर, बड़े अच्छे स्टार कास्ट के साथ था। और इसको डायरेक्ट और किया है कपिल शर्मा ने, अनिल शर्मा जो गदर वाली थे उनका छोटा भाई, और केसी शर्मा जो प्रोड्यूसर थे पहले, उन्होंने प्रेजेंट किया है उनको। और बड़ौदा में शूट हुआ है ये। एक शेड्यूल मेरा जो चंक था वो मैं खत्म कर चुका हूँ ऑलरेडी करके, डॉक्टर का बहुत बेहतरीन कैरेक्टर इसमें। तो मैंने कहा ना कि मुझे ये नहीं पसंद कि सीरियल है, वेब सीरीज है, शॉर्ट मूवी, रोल अच्छा होना चाहिए। जब आप देखो तो कम से कम मेरी जिम्मेदारी, मुझे तो उंगली नहीं उठा सकते यार क्या कर लिया यार। आप मायूस नहीं होना। आपको डिफरेंस क्या हाँ, लगता और इवन इवन मैं राइटिंग करता हूँ, आप यकीन करोगे मैं वेब सीरीज में कॉन्सेप्ट लिख के लोगों को देता हूँ, मेरे 3 कॉन्सेप्ट अभी आ रहे हैं। मैं राइटर नहीं हूं, लेकिन मैं हमेशा चाहा कि आप बनाना चाह रहे हो तो आप ये देख लो भाई, मैं आपको हेल्प करता हूं, क्योंकि ऐसे कम बजट में बनाया जाता है, आपका प्रॉफिट हो जाएगा, अच्छी चीज बनाओ, अच्छी। मैं मेरे से मुझसे जो कुछ बन पड़ता है, मैंने हमेशा लोगों के लिए वही किया है कि चलो करो, एक आशियाना बनेगा, 5 लोग खाएंगे भाई। शौकिया कुछ मत करो, बी स्टैब्लिश्ड, जो करो अच्छे से करो, ठोक बजा करो। जी बिल्कुल। आपने एक्टिंग की बात करी, और आपने राइटिंग भी करी है, जैसे आपने कहा कॉन्सेप्ट लिखते मैंने हैं प्रोड्यूस कुछ भी किया है जी, आपने अभी कोई एक मूवी प्रोड्यूस भी करी है, मोक्ष पिछले से साल, माया। मोक्ष टू माया, यस। सर, तो प्रोड्यूसर, एज अ प्रोड्यूसर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो भी थोड़ा हमारे साथ शेयर करें। मेरे लिए कोई नया नहीं रहा, मैं 20 साल, पिछले 20 साल से कर रहा हूँ, नाम पहली बार दिया मैंने। ओके। मैंने जो मैं हमेशा, मैंने कहा ना मैं प्रोजेक्ट मेकिंग सब कुछ जानता हूं, तो मेरे लिए कोई नई चीज नहीं था। मैंने नाम पहली बार दिया एज ए प्रोड्यूसर, मैं बैक फ्रंट पे रहता था हमेशा।
क्योंकि अब क्या होता है, शुरुआती तौर पे लोगों को पता चला मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, मैनेज कर रहा हूं, तो कौन सी बड़ी बात कर रहे हो भाई। जी, मैं जी, जी। सबको हेल्प करता रहा, मैं बोला मुझे नहीं चाहिए। इवन लिरिक्स, आप यकीन, प्रेम शस्त्र 99 में फिल्म बनी थी, मैंने गाने खुद लिखे थे। जी। बब्बू मेरे घर का नाम है, निक नेम है, और कटिहार का मैं रहने वाला हूं, तो अभी भी आप स्क्रॉलिंग में देखेंगे लिरिक्स राइटर बब्बू कटिहार है। ओके। और मैंने गाने लिखे ही नहीं, धुन भी बनाए, जबकि म्यूजिक मुझे नहीं आता है। और पहली बार आशा भोसले जिस सिंगर ने मेरे फर्स्ट सॉन्ग गाया, आप यकीन करोगे। वाओ! क्योंकि क्या हुआ उसमें, बहुत बार लोग फंस जाते हैं उर्दू अल्फाज में, तो सबको उर्दू आता है जरूरी नहीं भाई, सब तो घिसे 90 मैंने बहुत से लोग वहां पर जो है तैयारी के साथ है नहीं। हाँ राइटिंग करते हैं भैया, कहानी लिखना शुरू किया, लिख दिया, समझो वर्ड। एक वर्ड में फंस गई थी आशा जी मतलब पूछना चाह रही थी, क्योंकि बहुत सिंगर जो बड़े लोग होते हैं वो जब तक मतलब नहीं समझते आप गाने का एक्सप्रेशंस नहीं कर दे पाएंगे। सब में जगह एक्सप्रेशंस की अपनी खासियत है, लता जी का हो, आशा जी का, गाने का अपने। तो कोई बताने को तैयार नहीं भाई इसका मतलब क्या होता है, अब क्या कीजिएगा। तो मैं सब जगह, उसके बाद मैंने सबको गाना गवाया, आप यकीन नहीं करोगे, उदित नारायण को, बाबुल सुप्रियो को, कुमार शानू को, अभिजीत को, साधना सरगम को, मेरे लिखे हुए धुन भी। तो लोगों को लगता था आप क्या गाना उना गाते हो, मैंने नहीं, शौकिया गाता हूं, मुझे म्यूजिक आता ही नहीं। मैं, मेरी आवाज बहुत अच्छी है, मैं जानता हूं, आई एम डैम कॉन्फिडेंट फॉर दिस। लेकिन आप कहोगे नहीं गाना, आप प्लेबैक सिंगर के लिए, भाई उसके लिए जो तैयारी है, जो क्वालिटी मुझ में नहीं है भाई, मैं पहले ही हाथ उठा देता हूँ। जी। तो सर हम चाहेंगे कि आप कुछ हमारे और हमारे व्यूअर्स के लिए भी कुछ सुनाएँ। हाँ 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 हाँ, गाना। हाँ जी। और मेरी वाइफ जो है वो पंजाबी है, तो मैंने पंजाबी गाने भी सीख लिए इस बहाने में, लैंग्वेज में। पंजाबी वैसे नहीं आती है मुझे उतना, लेकिन पंजाबी गाना सुनाऊंगा। अच्छा तुम सारा सारा दिन शायद बर्दाश्त कर पाचा। एक सॉन्ग आता, सारा सारा दिन तेरे बिन हूं नहीं गुजरदा यारा, सारी सारी रात बाबा कंधा भरण हुंगारा, तू ते सानू तुर गए लाके, तू ते सानू तुर गए लाके, उमरां दा लारा नहीं गुजारा, सारा सारा दिन तेरे बिन नहीं गुजरदा यारा। वाओ! वाओ! और जिन्हें नहीं पता है मैं बता दूं, जो सर ने अपनी वाइफ का जिक्र किया, उपासना सिंह सर की वाइफ हैं, जो खुद एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं और वेल नोन फेस है मूवीज एंड फिल्म इंडस्ट्रीज में। सर, अब एक पर्सनल क्वेश्चन, अगर आप एक्टर ना होते, फिल्म इंडस्ट्री से कहीं कोई कनेक्शन ना होते, 1999 में आप बॉम्बे ना पहुंचे होते, तो आज आप क्या होते? आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी। अरे वाह! अब वो श्योर ओके। शॉट था, मैं पढ़ने में बहुत ठीक ठाक था, और वो श्योर शॉट था मेरे लिए कहीं ना कहीं। कि यूपीएससी के 4 फैकल्टीज होते हैं कि आईएएस बन जाओ, आईएएस हो जाओ, आईपीएस हो जाओ, आईएफएस हो जाओ, एलाइड हो जाओ, तो मैं कहीं ना कहीं अटक ही जाता यूपीएससी में, ये तो श्योर था। नौकरी करता रहता, ब्यूरोक्रेसी वाला हूँ। और अब तो ज्यादा अच्छा है कि अब सब कुछ हो जाता है। मैंने एक शो किया था, आप गूगल पे कभी अब देख सकते हैं, आज तक का शो था, जिसमें मैं कलेक्टर डीएम बना हुआ था। जी। तो मेरे ब्रदर इन लॉ जीजा जी ने कहा कि भाई कमाल है, तुमने तो कमिटमेंट नहीं किया उससे पहले तुम ये रोल करो। महात्मा गांधी पे बना होता, बहुत अच्छा शो था, लाइव आया था उसमें, न्यूज पे शॉर्ट्स फिल्म की टाइप से। तो उसमें वो कलेक्टर बना हुआ था, तो मैं बोला एक ऐसी ही फैकल्टी है जो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ईमानदार रहो, अच्छे से काम करो, तो डॉक्टर भी बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, कलेक्टर भी बन जाओ, पुलिस ऑफिसर भी बन जाओ। तो मैं बिल्कुल, अगर इस लाइन में नहीं होता तो मेरा वही उधर ही था। जी, जी, जी। जी। उपासना मैम का नाम आया है तो हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि उनसे मुलाकात कैसे हुई और कैसे वो आपकी लाइफ उपासना में आई? सिंह, जी, बिहार का हूँ, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा, ना आगे ओह! ना पीछे पागा, ठीक है। जी, 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 शूटिंग कर रहा था ए दिल नादान सीरियल। वैसे उपासना के साथ तो मैंने बहुत सीरियल किया, लेकिन कभी एक साथ सीन नहीं हुआ। मैं एज ए मेन लीड था या मेन नेगेटिव था, तो वो साइड ट्रैक पे थी, वो कॉमेडी जैसे करती हैं तो उनका अपना ट्रैक था। ए दिल नादान में वो एज ए पुलिस ऑफिसर थी, और मैं एज ए मेन विलन, नेगेटिव। तो भाई शूटिंग शुरू हुई, और मेरे अपने अंदाज थे, मैं बहुत लुल्लू पुचू में नहीं आता है मुझे करने का रेस में, हाय उपासना जी था, हाय नीरज जी, बस यही चलता रहता था। और मुझे फिल्म की शूटिंग करने जाना था भदोही, मुन्नी बाई नौटंकी वाली, भोजपुरी में बहुत बड़ी हिट फिल्म आई थी।
जी। 2009 की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी, मुन्नी भाई नौटंकी वाली। तो जितेश दुबे का फोन आया कि भाई प्रोड्यूसर है उनके, कि नीरज जी, और बाली डायरेक्टर था भोजपुरी का। तो बाली ने कहा कि पाजी आपको तो आना ऐसे पड़ेगा। मैं बोला यार मैं तो रेगुलर शूट कर रहा हूँ ए दिल नादान। और ए दिल नादान के प्रोड्यूसर थे जॉय मुखर्जी, जो बहुत बड़े एक्टर रह चुके हैं, अब तो गुजर गए बेचारे तो उनका। तो आपको करना पड़ेगा। तो मैं बोला कि अब थोड़ी सी इज्जत थी दूरदर्शन के सीरियलों में, तो मैंने राइटर को बुलाया, भाई थोड़ा सा ये झोल झपट अपना इंप्रेशन थोड़ा जमाया थोड़ा सा। मैं दूरदर्शन में थोड़ा सा कमा लिया था नाम, लोग इज्जत करते थे। तो मैंने राइटर को बोला कि भाई देखो मैं तो विलेन हूँ, और मुझे नहीं पता, उपासना जी, विवेक मुसरान, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स थे, श्री जी गुजर गई, श्री प्रदा जी अभी हाल ही में गुजरी है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी मेरी। बड़ा दुख हुआ कि कोविड में उनको 5 तारीख को उनका इंतकाल हो गया। तो सब लोगों को मैंने बोला कि देख भाई मैं 1 महीने के लिए जो है मैं शूट के लिए बाहर जा रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे होगा, शूट कैसे होगा, मतलब 1 मिनट बताओ यार। पर चूंकि पढ़ता उड़ता हूँ तो मेरे को ट्रैक पता रहता है। हम बोले राइटर को बुलाओ भैया, पारस जी को। राइटर पारसपाल जी है, मैं बोले ट्रैक की अब इसको अरेस्ट करवाओ। तो बोले अरेस्ट करवाओ, बोले हाँ। देखो हीरो बलवान कब होता है, हीरो जो था वो जॉय अंकल का बेटा था सुजय, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। बोले देख तू बलवान कब होगा, जब विलेन को मारेगा। विलेन बहुत खतरनाक, 1-2 बार मारेगा तो सही कम से कम, फिर मैं आके बदला लूंगा। दिमाग क्लियर है? बोला हाँ यार ये तो समझ में आता है। क्योंकि मुझे तो जाना था 1 महीने के लिए बाहर, तो मैंने सबको ब्रेन वॉश करके वो ट्रैक ऐसे बनवाया। और जी। हमारी फाइट हुई, इनफैक्ट हीरो मुझे मार रहा है, सुजय मुझे मार रहा है, 2 दिन तक फाइट चल रहा है। मैं बोला ठीक भाई, लेकिन शर्त ये थी कि मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। आप, ये ओके। बहुत बड़ा फनी सीक्वेंस था क्योंकि मैं तो हीरो था। तो फाइट मास्टर जो आते थे कंपोजिशन में, वो मुझे बोलते थे नीरज जी, मतलब अरे भैया मुझे मत समझाओ, हीरो को समझाओ, मैं विलन हूँ। ठीक है, और इसमें बोला लेकिन फिर भी 1-2 पंच तो मारोगे। बोले नहीं, हीरो मना कर रहा है, हीरो एकदम में कर दिया कि तू पंच मारेगा ही नहीं। क्योंकि मेरा दोस्त था। बोले यार सुजय एक बार तू मारेगा तो मैं बचाऊंगा तो सही, एक फाइट तो मारूंगा, कम कुछ तो करना। ना ना ना। तो फिर मैंने दिमाग लगाया, मैं बोला देख सुजय ठीक है, तू हीरो है, तू मेरे को मार रहा है, मैं ऐसे से खाली मार खा रहा हूँ। डायरेक्टर को बुलाया, मैं बोला लास्ट में एक डायलॉग मैं बोलूंगा, लेकिन वो अगर एडिट करके काटा वो डायलॉग, तो मैं ये एक्शन सीन भी नहीं होने दूंगा। क्योंकि तुम लोग बेवकूफ हो कि विलेन को मारते रहोगे तो क्या मतलब है। तो विलेन जितना खतरनाक हीरो उतना चलेगा, उतना ऊपर उठेगा। रावण अगर बलवान नहीं होता तो राम कभी नाम नहीं होता। तो बहुत सब लॉजिक दे दे के लोगों को थोड़ा सा वो तैयार किया। तो मैंने उसमें, उपासना इंस्पेक्टर थी, तो जी। फाइट करते करते लास्ट में मारा, और इंस्पेक्टर की एंट्री, और उपासना ने कहा अरेस्ट हिम। तो मैंने एक डायलॉग बोला कि भाई जब मारना ही था तो पुलिस को क्यों बुलाया। तो उसकी सारे सीन के सारी मटिया पलीत हो गया कि मतलब आप किस लिए फिर मार के क्या दोष दिखा रहे थे, जब पुलिस को ही बुलाना था बुला देते भाई, तो अरेस्ट कर लेता। तो उसका वो मतलब नहीं समझ पाया। लेकिन उसकी वो फाइट जो है वो गुम हो गया पूरा मेरे डायलॉग के पीछे। कि मैंने एक ही लाइन बोला कि जब मारना ही था तो फिर पुलिस को क्यों बुलाया बे। और चल कोई बात नहीं। तो और उपासना ने एक ही डायलॉग बोला अरेस्ट हिम, और आज भी बोलती है अरेस्ट हिम, बोला था अरेस्ट कर लिया आपको। उसके अलावा मेरे साथ कोई सीन नहीं हुआ, न पहले मतलब शादी तक कोई सीन नहीं उपासना के साथ मेरा। सीरियल्स बहुत है हम दोनों के, उसने जो किया मैंने भी किया, लेकिन मेरे साथ सीन नहीं। वो अरेस्ट हिम सिर्फ एक वर्ड था। और उपासना ऐसे, जबकि हमारा इंप्रेशन, मेरा इंप्रेशन बहुत टेढ़ा वाला था कि ये बिहारी एक तो बहुत टेढ़ा, नीरज बहुत टेढ़ा है यार। तो वो सबको पूछती थी नीरज जी ऐसे ही टेढ़े हैं क्या। तो बोला भैया ये मनमर्जी वाला है, आदमी अपने यहाँ काम करता है अपना निकलता है। मैं बड़ा बनावटी नहीं रह पाता हूँ दिव्या जी की, मुस्कुरा के हाँ हाँ अरे आप बहुत अच्छे हैं, अरे कैसे हैं सर, पर ये सब नहीं कर सकता यार जो सही है। मेरा मानना है आप मेरी दोस्त हैं, कोई मेरा दोस्त है तो वो मुझसे जेन्युइनिटी चाहता है, फेकनेस नहीं चाहता है। क्योंकि कल को पता चलेगा नीरज ने गलत बोला था यार। मैं किसी को बोलूं आप तो ऐश्वर्या से भी खूबसूरत हो यार, और कल को उसको बोले कि नहीं यार ऐश्वर्या ज्यादा खूबसूरत, बोलेगा नीरज बेवकूफ बनाया यार। तो मेरे मन में बैक ऑफ माइंड ये चलता है, इसलिए मैं सच बोलने की कोशिश करता हूँ, भले लोगों को बुरा लगता है, मतलब भैया सच यही है। तो उनको ये लगता था मैं बहुत टेढ़ा हूँ, बहुत डिप्लोमेटिक नहीं हूँ, मैं फिल्मी वो नहीं जानता हूँ, नहीं जानता हूँ भाई। मेरा यही है जो है, परसोना है, यही है सब कुछ। तो उसी दौरान मुलाकात हुई, वहां से ऑफर आया। और बहुत कमाल का चंक है जो शायद मैं इंटरव्यू में और मैं नहीं बोला हूं, जो आपके यहाँ बोलना जा रहा हूँ। गाना गाने का शौक एज यूजुअल, मैंने कहा मैं गाता रहता था सेट पे अपना से। तो बहुत सी एक्ट्रेस थी मेरी को आर्टिस्ट, सुधा चंद्रन, अवनी परिहार, श्रीप्रदा, सब बोलते थे गाओ नीरज गाओ, तो मैं गाता था अपने धुन में गाता था। ठीक है, सुर था,
ताल नहीं था, बिट्स पे नहीं गाता, म्यूजिक का सेंस था नहीं मेरे पास। जी। तो उस दिन रवि गोसाई एक एक्टर है, बहुत सीनियर एक्टर है, अमानत सीरियल में आया था, माचिस में भी आया था, तो एहसास में भी मेरे साथ था वो। तो उस ओके। सीरियल में भी था, उस सीरियल में भी था। तो ये लोग सब लेंदे पेंदे वाले थे, मतलब इन द सेंस की, सॉरी मैंने पंजाबी लैंग्वेज के जानने वाले सब थे, ठीक है। जी। और जसबीर थांडी, ये सब लोग की होंदा की, अब मुझे लैंग्वेज आए नहीं। अब बड़ी जी। मुश्किल हो जाए कि अब करूं तो क्या करूं यार, मैं अपना मेकअप रूम में गाना गाए जा रहा था। तो उपासना जी, उस समय उपासना जी थी, तो उपासना चिल्ला के बोला कि भाई जो गाना गाते हैं प्लीज प्लीज सब आओ ना, यहाँ गाना गाते हैं। तो सब लोग बैठ गए, रवि गोसाई, जसबीर, मैं। अब मेरी आवाज उस दिन वाकई अच्छी नहीं थी, कुछ खराश की वजह से। सब गाना गाया, सबने गाया, मैं भी गाया। तो वो उपासना बोली रवि को, ओ तुसी कमाल गाते हो, जो पंजाबी में होता है, इसकी भी तारीफ उसकी भी तारीफ मेरे लिए। तब बोली आप भी ठीक ही गाए। हम बोले ठीक नहीं, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। मैं ऐसे ही मुंह पर बोला बहुत अच्छा गाता हूँ, और आज आवाज खराब है, और कह के ओके। उठ के जाने लगा। तो रवि गोसाई ने उपासना से पूछा कि तुझे शादी नहीं करोगे, सब लोग तो एक आर्टिस्ट थे। तो बोले हाँ, घर वाले देख रहे हैं रिश्ते, मई में शादी कर दूंगा। ये बात थी नवंबर दिसंबर की 2008 की। तो जी। बोले कि घर वाले देख रहे हैं और मई में मेरी शादी मैं कर लूंगा। जीजा जी दीदी हैं, कोई मदर उधर एक्सपायर कर चुकी थी उनकी, तो देख रहे हैं। मैं ऐसे ही उठा, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने बोला घंटा नहीं होने वाला है शादी, मुझे कोई लेना देना नहीं इन सब चीज से। मैं, आप गुस्सा कहोगी कि इतना बदतमीजी पेश आया, मैंने ऊपर वाले का पता नहीं क्या था, मतलब घंटा नहीं होने वाला है शादी, और चला गया। तो फिर रवि ओह! और जसवीर मेरे को पुरानी रस, तू ऐसे बोल रहा है यार, इतनी सीनियर एक्ट्रेस है। तो मैं बोला यार, मुंह से निकल गया यार, शादी हो जाएगी, ऐसे कोई खाने की चीज है शादी, क्या घर वाले देख रहे हैं मई में शादी हो जाएगी, देख ही रहे हैं, और तो होगा रिश्ता, क्या होगा नहीं होगा, बात ऐसे बोल दिया। चलो लेट गो करके, तो जब पैकअप हुआ तो उपासना जी मेरे से नंबर दी कि आपका नंबर, मोबाइल नंबर दे दीजिए। हमने दे दो भाई, मैं इतना टेढ़ा भी था तो मैं दे दिया नंबर। तो मेरी बात ही नहीं हुई उपासना से। नवंबर दिसंबर, मैं शूटिंग करने भदोही चला गया, अरेस्ट हो गया था। 7 सितंबर रात के 8 बजे मेरी मोबाइल पे फोन आता है, नाम उपासना सिंह। मैं बोला भाई इसको क्या जरूरत पड़ गई, इसकी शादी वादी हो गई, मुबारकबाद दे देता हूँ, मई में होने वाली थी, अब तो सितंबर हो गया। जी, फोन आया, जी। तो फोन पे मैंने बोला भाई अरे उपासना जी कैसी हैं आप? हाँ बहुत अच्छा हूँ। अरे आप कैसे हैं? मैं हाँ ठीक है, बॉम्बे में ही? हाँ भाई बॉम्बे में ही हैं भाई। हाँ मैं तो आपको मुबारकबाद दे दूं, आपकी तो मई में शादी होगी। और नहीं ना, कहाँ हुई शादी, आप बोले थे। तो मैंने उसे कहा, हाँ एग्जैक्टली, वो बोले कि नहीं ना हुई ना, आप बोल दिए थे ऐसा। तो मैं बोला यार मैं तो बोल दिया, ठीक है अब कब होगी आप बताइए, आप फोन पे बात हो रही है। मैं बोला 9 सितंबर से योग चालू हो जाएगा, मैं ऐसे ही बोल दिया, ओह! 9 सितंबर से योग चालू हो जाएगा शादी का। तो बोले अच्छा जी। आपको कैसे पता? बोला मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसे चालू हो जाएगा। तो और कैसी हैं? तो कभी किसी दिन कहाँ रहते हैं आप? तो मैंने बोला कि मलाड एक जगह है बॉम्बे में। मैं बोला मलाड में मेरा है रेजिडेंस, अकेला रहता हूँ। तो बोले आइए किसी दिन चाय पे। मैंने एक कटसी के लिए बोल दिया। उसने बोला कि एक दिन आऊंगी पक्का। और मैंने कहा फिल्म का टाइटल अच्छा है, लोग अब टकरान के लिए यही बोलते हैं ना, हाँ 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 आऊंगा आऊंगा, हाँ, फिल्म लाइन का है। हाँ। तो मैं बोला अरे फिल्म का टाइटल अच्छा है, तो हाँ 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 करते फिल्म बंद, फोन जी। कट। कट टू ओके। 8 सितंबर, 8 सितंबर नहीं 9 सितंबर, कट टू 9 सितंबर, एक दिन छोड़ के। मैं शाम के वक्त कंप्यूटर पर बैठा हुआ था, और मेरे मन में वो खलिश थी कि इसकी उसको गाना किसी तरह सुनाऊंगा। इसने बोला था आप भी गाते हो? तो मैं बोला नहीं, मैं आई प्रूव माई सेल्फ कि नहीं मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। अच्छा गाता हूँ, वाह! 9 सितंबर को 5:30-6 बजे अचानक फोन फिर वापस ना कहा, अरे मेरा जल्दी पैकअप हो गया है, उसमें शो आता था राजा की आएगी बारात, इस पैकअप हो गया, मैं उधर से गुजर रही हूँ, आप एड्रेस बताइए मैं मिलने के लिए आती हूँ आपसे। मैं बोला यार जी। ठीक है, मिलने के लिए आई तो गाना जरूर सुनाऊंगा, आ ही रही है तो ठीक है। तो मैं, मेरे दिमाग में यही था आ जाए। जी, तो जी। मैं बोला कि सुनिए, मेड जो है मेरी रात में आती है 8 बजे, हुँ। और एक सुबह वाली मेड है, ठीक है। तो अभी मुझे चाय बनाने आता है। मैंने उसको लिटरली बोला, तो आप आएंगी तो चाय बना के पिला सकता हूँ या कॉफी बना के पिला सकता हूँ, खाने के लिए मंगाना पड़ेगा कुछ। तो आप ये माइंड मेकअप करके आइएगा, ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि मैं कुछ बनाऊंगा आपके लिए। बोला नहीं नहीं ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हमें खाना नहीं है कुछ भी नहीं। मैं तो मुंह फटता तो बोल देता था। हम बोला नहीं, चाय कॉफी मिल जाएगी आपको। आ गई भाई, ठीक है बैठी, हुँ। तो बैठी आराम से बैठा है। तो चाय कॉफी, हाँ कॉफी बनाया। तो कॉफी मुझे एक्चुअली नहीं आता था, तो मैं दीदी को फोन करके बोला था कॉफी बताओ ना यहाँ पे यार, फोन करके कैसे बनाते। बोला क्यों, ऐसा क्यों पूछो? बोला वो ना तुम लोग क्या वो फेंट के बनाती हो ऐसा कभी, चाय तो समझ में आता है, चाय पत्ती चीनी जो डालो तो वो बताई, तो मैं उस तरह बना के उसको पिलाया। तो मैं बोला उपासना जी आपको याद होगा मैंने कहा था कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, आज आपको गाना सुनाऊंगा। तो वो भी गाना शौकीन है म्यूजिक की, और इनफैक्ट उपासना का म्यूजिक भी टी सीरीज से रिलीज हुआ है, सिंगर एज ए सिंगर।
ओह! ठीक, ओके। हाँ, ये भी हाईलाइट है, मतलब ऊपर वाले के जिसको देता है छप्पर फाड़ के, लेकिन गाने से कोई लेना देना नहीं है मेरी वाइफ का, ये भी बता दूं आपको। लेकिन भैया तीसरी से रिलीज हुई है उसका गाया हुआ सॉन्ग, वीडियो सब कुछ रिलीज हुआ, यूट्यूब पर मिलता है। तो आई जब बैठी तो मैं कम से कम 90s तक के सारे गाने गाता हूँ। अगर अच्छा गाना है, लिरिक्स अच्छा है, तो मैं सब गाना गाता हूँ। आप खाली बोलेंगे कि इसका गा दो तो मैं गा दूंगा, 2 लाइन तो गा ही दूंगा। तो मैंने अपनी डायरी निकाले और कॉफी पीना शुरू किया। मैंने 13 से 14 गाने एट स्टेज गाए, और वो इस तरह थी, लिटरली एकदम ओह! स्टन। तो बोली आप तो कमाल गाते हो। मतलब मैंने कहा था मैं बहुत कमाल गाता हूं, अब आप बोलो कि आपको कौन सा सुनना है। तो उसने गाना सुना, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, जगजीत सिंह से कागज। मैंने वो भी सुना है, अरे बहुत अच्छा गाना। तो बज गए थे 7:30 8 के आसपास। तो वो बोली कि अच्छा ये बताइए अब, आप तो बहुत अच्छा गाते हैं, सॉरी उस दिन मैं बोला था ना भाई मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। चलो वो मेरे दिमाग से वो खत्म हो गया कि हाँ आई प्रूव्ड माई सेल्फ। तो उसके बाद वो पूछी आप शादी के लिए बोल रहे थे, कब शादी होगी बताइए आप। जी। तो मैं वॉल पे घड़ी देखा, मैं बोला 9 बजे के बाद आपकी शादी होने लगेगी। बोला 9 बजे के बाद ओह! शादी हो जाएगी? मैं बोला शादी का योग चालू हो जाएगा, शादी करने वाला मैं कहता तो शादी का योग चालू हो जाएगा। तो आप करेंगे शादी? तो मैं बोला बिल्कुल करूंगा, क्यों नहीं करूंगा यार, कुंवारा थोड़ी मरना है, मैं शादी करूंगा। बोला नहीं नहीं आप मुझसे शादी करेंगे। हम बोले क्या बात कर रही है आप, कि आप ओह! मुझसे शादी करेंगे ये अन्य कुछ है? मैं बोला मैं घर वाले के बगैर पूछे नहीं कर सकता। और मेरा आप यकीन नहीं करें, मैं अफेयर अफेयर पर नहीं रहा कभी बॉम्बे में। शौक था गर्लफ्रेंड का, लेकिन कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई उस चैप्टर में। हम बिहार के लोग और यूपी लोग एक ऐसे लोग कि बोलने में बड़े हो हैं, और सामने आते हैं तो अपना वो हो जाता है। तो मैंने बोला हाँ भाई क्यों नहीं, लेकिन मैं आपसे शादी समझा नहीं। तो आप घर वाले से पूछिए, मेरे फोटोग्राफ्स दिखाइएगा। मैं बोला ठीक है बात करता हूँ यार। तो मैं जैसे बोला अच्छा मैं जा रही हूँ कुछ, ठीक है। अच्छा मैं एस्ट्रोलॉजी मानता हूँ, ज्योतिष मानता हूँ। अब मैं फिल्म में आने वाले हर आदमी को कहना चाहूंगा कि पहले आप देख लीजिए, एस्ट्रोलॉजर से मिलके अपना देख लीजिए कुंडली। तो मेरा एस्ट्रोलॉजर मुझे कहा था कि 9 सितंबर को 9 बजे के बाद से आपका दशा चेंज हो रहा है, तो कुछ अच्छी बात होगी लाइफ में। तो मैं अब ये ऑफर देके तो चली गई। अब मैं टेंशन हुँ, में बोलती, और ये भी बोल दी कि कल सुबह मैं पूछती हूँ आपसे, आप रात में घर वाले से बात कर लीजिए, उनको बता दीजिए, कंप्यूटर पे मेरे फोटोग्राफ्स दिखा दीजिए, सब कुछ। कम बोले ठीक है भाई, ये तो चली गई। मैं बोला साला मजाक कर रही है मेरे साथ, क्या कर रही है। बोले चल ठीक है। मैं दीदी से बात किया, जीजाजी से बात किया, घर तक बात नहीं पहुंची, दीदी जीजाजी से मैं सल्टा लिया। तो हुँ, ये पता नहीं उपासना देखेगी कि नहीं, लेकिन अंदर की बात बता, तो रात में ही मैंने सब सुन के समझ के, जीजाजी ने बोला जब उसी फैकल्टी में काम करना है, और मेरा शौक था कि बिहार में अपनी समाज में शादी करूं। लेकिन बदकिस्मती नहीं हुई मेरी शादी। तो कहते हैं ना शादी मरण और जन्म ये जो है ऊपर वाले के हाथ में है, कहाँ किसको होना। मुझे बड़ा शौक था, मैं फिल्मी शादी नहीं करना चाहता था। मैं सबको मना भी करता था कि नहीं यार, सबका अलग अलग अपना होता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपने संस्कार अपने समाज में सब कुछ अच्छा ले। तो नहीं हुई शादी। तो जीजाजी बोले देखो उसी फैकल्टी में तुम्हें काम करनी है, और अच्छा रहेगा तुम लोग सेम फैकल्टी का कर लो। हम बोले भैया माँ को कौन मनाएगा, पापा थे नहीं, हुँ, माँ अकेली गार्जियन। अब भैया तो मान जाएंगे, चलो जो पढ़े लिखे लोग हैं मान लिए, पुराने लोग तो पुराने ख्याल थे। जी, तो जीजाजी दीदी ने ये जिम्मेदारी उठाई, भाभी साथ 3 आदमी मिलके, कि माँ को पहले फोटो दिखाया तो अच्छी है, माँ वही मैथिल है, ब्राह्मण है, ये है वो सब, शुरू में वो सब छोड़ो, बात कुछ अच्छी है, ये बात घर में बहू बन के आएगी वो। किसी तरह रात भर में मामला हुआ ओके, ठीक है, ओके, आगे बात जी। किया जाए, मतलब ऐतराज नहीं है, फिर बाकी प्रोसेस होगा। हुँ, अब हुँ, मुझे अभी भी लग रहा था कहीं मजाक करके तो नहीं गई, कॉमेडी करती रहती है, मजाक करके चली गई होगी। तो मैं अपना जी, सो गया। और मैं पहले बड़ा सुबह उठता था, 11 बजे उठ जाता था मैं सुबह, और रात में 2 3 4 बजे सोता था। तो मैं उस समय व्हाट्सएप वगैरह नहीं होता था दिव्या, तो जी, मैसेज होता था। तो सुबह में गुड जी। मॉर्निंग का जब वो आंखें खुली 10:30 बजे के आसपास, तो देखा गुड मॉर्निंग का मैसेज उपासना का आया हुआ। हुँ, हुँ, तो मैंने भी मैसेज कर दिया वेरी गुड मॉर्निंग। तो उसने फटाक से कॉल किया जहां उसको मिला, आप उठ गए? तो मैं बोला हाँ मैं उठ गया। तो आपने बात कर ली घर से? हम लोग किस बारे में? अच्छा मैं प्रिपेयर्ड था, क्योंकि मैंने तो बात करके रखा था। मैंने किस बारे में? तो बोला लो, अच्छा उसकी आदत है, उसकी आदत, अच्छा लो बताओ। वो ऐसे ही कॉमेडी है, मतलब रियल लाइफ में भी बड़ी हंसमुख मिजाज की है। तो बोले लो बताओ। मैंने तो रात में कही थी कि आप फैमिली वाली से बात कर लेंगे, तो मैं दीदी से बात करूंगी, यहाँ फिर पैकअप जल्दी करवा के मैं घर जाऊंगा। मैं बोला अरे तेरी तेरी तो बड़ा फंसा दिया। मैं बोला ऐसा करो मैं अभी बात कर लेता हूँ, आधा घंटा मुझे टाइम दो।
हाँ हाँ करके मुझे बताइए ना, फिर 2 बजे मैं लाइव टाइम, तो फिर घर जाऊंगा। मैं ठीक है ओके, शूट कर रही थी। रखा, मतलब अब सब तैयार था, मैं आधा घंटा फ्रेश व्रेश हुआ, चाय वाय पिया, मेरा तो होमवर्क तैयार था, मैं तो होमवर्क करके बैठा हुआ था। तो ये क्लियर हो गया कि ये मजाक नहीं था, रियल था। रियल था। फिर आधा पौने घंटे बाद 11 बजे उसी का फिर वापस फोन आया कि आपने बात कर ली। मैंने बोला यार तुम्हें ही फोन करने वाला था, बात तो कर लिए हैं, लेकिन अब वही बात है कि अब थोड़ा सा गार्जियन लोग बात करें, आपकी बहन, उनकी बड़ी बहन दीदी थी, जीजा जी, वो बात करे घर वाले से, बाकी सब ओके है, करने को इतना नहीं। क्या कैसे शादी होगी, कैसे क्या होगा, जो प्रोसेस बातें होती हैं, एक दूसरे को जानना जरूरी है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और रखती हूँ, मैं बाद में करती हूँ, कर रख दी। उसने पैकअप जल्दी करवाया, लंच टाइम में घर चली गई। फिर मुझे 3 बजे फोन किया कि दीदी शाम में आपसे मिलना चाहती है। मैं बोला आप कहाँ वाओ! शूट कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो? तो बोला नहीं मैं घर तो आ गई थी, आपने कहा, तो मैं बोला कि घर वाले से भी बात कर लेते, आप भी मम्मी से, जी दीदी से बात करवाना हो करवा लीजिएगा। हाँ बोले जी, ठीक है। तो बोला शाम को दीदी मिलना चाहती है। अच्छा मुझे, फिर मैं एस्ट्रोलॉजर को फोन किया अपना, तो उसने बोला अगर हिम्मत है तो मना करके बता दो। हम बोले क्या मजाक कर रहे हो यार, मना तो 2 मिनट में कर दूंगा, शादी नहीं करनी है। तो मैं बोला इसको, जी, लेकिन तरीके से, इसको तरीके से मना करता हूं। तो मेरे लिए चैलेंज क्या था, एस्ट्रोलॉजी को गलत साबित करना। मेरा एक ही हुँ, एस्ट्रोलॉजर है 2005 से, सिद्धांत शुक्ला, वो प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन वो ज्योतिष जानते हैं अच्छा से। जी, 2005 से था। उन्होंने कहा कि जिस दिन मेरा फलादेश गलत हो गया, उस दिन आप मुझे जूता खोल के मारना नीरज भाई। मैं बोला ठीक है, मुझे उसको गलत भी करना था। उसने बोला कि होगी ही शादी। मैं बोला ठीक है, घर पहुंचा। अब मैंने ऐसे ऐसे सवाल के जवाब दिए जो कोई आदमी धक्का मार के मुझे निकाल देता, उसकी बहन और उपासना, लेकिन फिर भी मान गई। अरे अच्छा है अच्छा है अच्छा है। हो गया भाई, अब शादी हो गई हमारी। और हम ओह! जी, तो वेरी बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। फेज रहा, हाँ जी, ये रहा। और आजकल नेट पे लोग देते हैं कि मैंने प्रपोज किया, ऐसे हुआ शादी, डेट कर रहे थे। तो मैं बोला भैया अब ये नेट वाले को कहाँ से क्या मिलता है नहीं पता भैया, गूगल पे ढूंढ के तो कुछ नई नई कहानियां बनती हैं कि मैंने घुटने पे होके फूल दिया और आई लव यू बोला। मतलब बे यार फिल्मी, बाहर निकल जा भाई, फिल्मी हम लोग काम करते हैं यार, जिंदगी भी फिल्मी बना दी है इन लोगों ने। जी, बाकी यही छोटी जिंदगी, और बाल बच्चे ऊपर वाले के कृपा कह लीजिए, या कृपा नहीं रही तो नहीं हुए। हम दोनों ही हैं बॉम्बे में फिलहाल। तो एक छोटी जी। सी कहानी अ, हमारी। जी, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी और बहुत अच्छा लगा, और हमारी बेस्ट विशेज़ हमेशा अच्छा आप लोगों नेहा के जी, साथ मैं ये कहना हैं। चाहूंगा नेहा जी को भी इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी। जी, अच्छा वो सुन बहुत सारे रहे। थैंक यू थैंक बहुत यू, कम से कम इंटरेस्ट बनाए रखिए इस चैनल के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो मैसेज कर रहे हैं। उमंग सरेन जी हैं हमारे साथ, कवि गोविंद, पंडित राजीव जी है हमारे साथ, चिट्टी रॉक है, ये एक चाइल्ड आर्टिस्ट हैं, वो भी हैं आपके साथ में, और सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो सर हमारे शो के दो मेन क्वेश्चन है, जैसे मैंने बोला हाँ था, हाँ जो बताइए। मैसेज करना चाहते हैं सोसाइटी को। मेन मोटो है हमारे शो का कि हर एक ड्रीमर को उसकी सक्सेस स्टोरी मिले। आप अगर हमारे शो में आए हैं तो जो भी छोटे शहरों से निकले हुए ऐसे ड्रीमर्स हैं जो बॉलीवुड में जाके या किसी टीवी के जरिए, या आजकल तो सोशल मीडिया एंड न्यूज चैनल वगैरह भी एक बहुत ग्लैमरस लाइफ है, तो ऐसी किसी भी फील्ड में, मीडिया की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, बॉलीवुड में एक्टिंग में, तो उनको उनको एक स्टोरी मिले कि हाँ, नीरज सर ने ऐसे 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 स्ट्रगल किया, सरवाइव किया, एडजस्ट किया, तो एक वो रहता है। और दूसरा ये है कि लाइफ और सक्सेस, ये दो बहुत ऐसे क्वेश्चन है जिनके लिए हर किसी के अपने व्यूज होते हैं, हर किसी के लिए जिंदगी के अपने मायने हैं, हर किसी के लिए सफलता के अपने मायने हैं, पैसा, फेम, शांति, माइंड ऑफ पीस, सबके अलग अलग पर्पज है। तो आपके लिए लाइफ के क्या मायने हैं, एंड सक्सेसफुल होना आपके लिए क्या मतलब रखता है आपके लिए? देखिए जिंदगी तो सबकी है, सबको जी, मिली है, बहुत प्यारा सा है। जैसा इस्तेमाल करो उस पे है कि आपने जिंदगी को बनाया क्या है। वो आपको खुशी देती है या गम देता है, इस पर डिपेंड करता है। सफलता और सफलता के बड़े परिभाषे हैं, अपने अपना डेफिनेशन है। आपके लिए सफलता कुछ और मायने रखेगा, मेरे लिए सफलता कुछ और। मुझे एक फिल्म मिलना मेरे लिए सफलता कुछ जी है, मेरे लिए पैसे मिल जाना 5 लाख किसी के लिए और वो सफलता का कारण होगा। किसी कुछ बहुत से विशेष होते हैं, बहुत से लोग की इच्छाएं होती हैं सफलता का। तो सफलता बेसिक मेरा मानना है कि आप जब दिल से खुश रहो, आपके पास वो चीज मिल जाए जो दिल से खुश हो, अपने परिवार के साथ खुश हो, अपने समाज के साथ खुश हो,
वो एक आप सफल इंसान हो। प्रोफेशन आपका क्या है ये मायने नहीं रखता। प्रोफेशन ये रखता है कि आपको जो जीवन मिली है वो आपने बिताया कैसे, गुजारा कैसे। क्या किल्लत में गुजारा? तो फिर नहीं अच्छी जिंदगी है। आप संतुष्ट हो अपनी जिंदगी से, ये आप संतुष्ट होना ही आपकी सफलता कुंजी। आप संतुष्ट हो, यस, ओके। मुझे खाना मिल जाएगा, मुझे छत मिल जाएगा, मुझे कपड़े मिल जाएंगे, मेरे परिवार मेरे साथ है, ये सफलता है आपके जीवन की। करियर की सफलता अलग होती है, वो डिपार्टमेंटल होता है। क्या आप फिल्म लाइन में आप सफल होने के लिए भैया अच्छी फिल्म मिल जाए, मुझे काम मिलता रहे, मैं सफल हो गया भाई। आप एक जी। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी कंप्लीट कर गए, आप सफल हो गए। तो डिपार्टमेंटल सफलता एक अलग चीज है। और जिंदगी में सफलता का क्या मायने है? तो सफलता, आप सफल इंसान तभी हो जब आप खुश हो दिल से। और खुश कैसे होगे, ये आपके अपनी इच्छाओं पर निर्भर करता है कि आपकी इच्छाएं क्या क्या हैं, आप क्या चाहते हैं। आप अपने माँ के साथ चाहते हैं, अपनी बीवी के साथ चाहते हैं, अपने बच्चों के साथ चाहते हैं, अपने समाज के साथ जाकर खुश होना चाहते हैं, या आप अकेले रह के खुश रहना चाहते हैं। ये तय आपको करना है कि आपकी सफलता के आयाम क्या हैं। पैरामीटर आपको तय करना होगा। अब मैं कोई साधु संत तो हूं नहीं कि मैं संतुष्टि का मतलब बता दूं। संतुष्ट आपकी जो बेसिक्स नीड्स है वो आपको जब मिल रहा है, आप संतुष्ट होना चाहिए आपको। वरना जिंदगी में, लेकिन असंतुष्टता करियर में जरूर रखना। फिल्म लाइन में अगर आते हो तो असंतुष्ट जरूर रहना, ताकि वो एपिटाइट जिंदा रहे, आप में ईगरनेस जिंदा रहे, पाने की इच्छाएं जिंदा रहे, तब आप आगे बढ़ोगे। अदरवाइज आप तो खत्म हो जाओगे, सैचुरेट हो जाओगे। सैचुरेशन पीरियड पे आने के बाद आप तो आगे कुछ करोगे ही नहीं मैम। जी। तो वहां मैं कहूंगा आप संतुष्ट मत होना, अपना करियर में संतुष्ट मत होना, जिंदगी में जरूर हो जाना। क्योंकि वहां अगर संतुष्ट हो गए तो खत्म हो गए भाई, खत्म, पैकअप। फिर रिटायरमेंट एज, फिर वो करो। वहां संतुष्ट मत होना, वहां हमेशा रखो जिंदा अपनी इच्छाओं को। और और तब जाके आगे बढ़ोगे। यही होता है, एक छोटा सा बच्चा भी चलने की कोशिश करता है, चलना चाहता है, दौड़ना चाहता है, फिर बहुत आगे बढ़ना चाहता है। कोई साइकिल चलाता है, बाइक चलाता है, कार चलाता है, प्लेन चलाता है। तो जब तक इच्छाएं हैं तब तक हम आगे बढ़ते जाते हैं। जिस दिन इच्छाएं हमारी खत्म हो गई, हम सब समाप्त हो गए, खत्म। तो जीवन यही है, जिंदगी है कि आप पर डिपेंड करता है कि आप जिंदगी को बनाते क्या हो। आप छोटे से बच्चे को देख के खुश होते हो, या आप लॉलीपॉप देख के खुश होते हो, आप सपने देख के खुश होते हो, आप पर डिपेंड करता है। और टोटल लाइन में यही कहूंगा, किसी भी फील्ड में किसी को भी जाना है, एक मोटिवेशनल ये बातें, पढ़ो, अवेयर रहो। डिग्री मत लो, उसके पीछे मत भागो, मैं ग्रेजुएट हूं, मैं ये हूं। स्किल पैदा करो, जेन्युइनिटी, पढ़ाई में भी पढ़ो, अवेयर रहो, जानकार रहो, कोई बेवकूफ ना बनाए आपको, समझ अपनी होनी चाहिए। क्योंकि आप अपनी जानकारी की वजह से ही सुख दुख का आप बेर बेर करते हो। आपको समझ में नहीं आता, कोई आपको धोखा दे देता है, आपको समझ में नहीं आता तो कोई आपको कुछ कर देता है, तो आप उससे पेन भी होता है, आप खुशी भी होते हो। तो आप जानकार रहोगे तो हो सकता है कोई चीज खुशी दे दे आपको कि चलो मैं बच गया ना, ओ आई एम डैम हैप्पी, अरे यार मेरे तो लूट लिया, तो आप गम खुशी हो गए। तो आपकी जानकारी, तब पढ़ो, खूब पढ़ो, जानकारी हासिल करो जहां मौका मिले। आजकल तो इतनी सुविधाएं हो गई हैं दिव्या जी, ये मोबाइल गूगल पे जाके अपने सारे सवाल के जवाब आप यहाँ मिल सकता है आपको। आपको जरूरी नहीं कि आप ट्विटर रखे हुए हो, ट्यूशन ले गए तब जाके आपको पढ़ाएगा, किसी से पूछने की जरूरत है, कोई अपना टाइम छोड़ के आपको बताएगा। आप पढ़ो, अपना देखो, सब कुछ आपके पास है, बस इस्तेमाल करने आना चाहिए कोई भी चीज। बहुत खूब सर। और अब मैं चाहूंगी, टाइम भी हो रहा है, लास्ट में जो हमारे ड्रीमर्स हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, और खासकर जो भी टफ टाइम चल रहा है कोविड में, हाँ, और मैं ये भी बता दूं अपने व्यूअर्स को कि कोविड के टाइम में नीरज सर ने समाज के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करी है। जो भी लोग हुए हैं, और बहुत लोग प्रभावित हुए हैं सर, फाइनेंशियली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली लॉस। बहुत लोगों ने अपनों को खो दिया। बहुत बुरी स्टेज में है अभी हमारा, जो कह सकते हैं समाज, हमारे लोग, हमारे अपने। तो और जो हमारे प्लान्स थे, लाइक हम कुछ सोच के बैठते हैं, अपना एक टाइम बना के चलते हैं कि इतने पे इतना करेंगे, एक प्लानिंग होती है, स्ट्रेटेजी होती है। तो ये 2 साल से समझिए कि सारी स्ट्रेटेजी पे तो पानी ही फिर गया बिल्कुल। एंड बहुत डिमोटिवेशन आ गया है, डिमोटिवेशन है, बहुत होपलेसनेस है। तो आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे सोसाइटी को इस टफ पीरियड में कैसे सरवाइव करें?
देखिए दिव्या जी, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि मैं मदद करने वाला होता कौन है? मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं किसी की मदद कर पाऊं। बस ये कहता हूं कि अगर ऊपर वाले ने मुझे खड़ा रहने के लिए, किसी के हाथ बटाने के लिए दिया है इतना, तो ये मैं गिनती में नहीं रखता, मुझे अच्छा भी नहीं लगता। इसको बड़ा पब्लिसाइज किसी प्रेस वाले ने छाप दिया था ये सब चीजों को। मैं क्या कहूँ, ये कोविड ठीक है, पेंडेमिक आज सिचुएशन है, मैं कोविड ही नहीं, ये जज्बा जिंदगी में हमेशा रखना चाहिए आदमी को कि आप आपके लिए, आप किसी के लिए तो हो। क्योंकि दुआओं से बढ़कर कुछ नहीं होता, ये सब कुछ धरे के धरे रह जाते हैं। आप जो कुछ भी हो, दुआओं से हो। तो मैं ये नहीं कहूंगा आज कोविड है इसलिए मैंने मदद किया, नहीं। मैं हमेशा ये जज्बा रखता हूं कि अगर मैं किसी के एक पैसे का भी काम आ पाऊं, जो सक्षम हूं, फिजिकली, फाइनेंशियली, जिस तरह से, चाहे उसके करियर वाइज मैं काम आ, तो मैं अपने आप को सौभाग्य मानता हूं। मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं किसी को भाई भाग्य बदल दूं, किसी का मदद, मैंने हेल्प किया है भाई सब, मैं वो सब चीज विश्वास में बड़ा लो प्रोफाइल रहता हूँ इन सब चीजों पे। अब मैं अनवरत करता आया हूँ। जब मैं खुद भी खड़ा नहीं हुआ था इंडस्ट्री में, तब भी मैं हेल्प का ही नेचर रखा था। चाहे वो लिरिक्स में, चाहे स्टोरी में, तो किसी को मदद करता, लिख ले भाई, नाम तुम्हारा ही जाएगा। तो ये नेचर, जज्बा सबको रखना चाहिए, मेरा कहने का मतलब है। क्योंकि ये इच्छाएं पर होती है, अपने अंदर इनहेरेंट होता है, किसी के कहने, किसी के दबाव से नहीं होता है। जी। ये कोविड तो एक बहाना है। हमेशा मैं कहूंगा जिंदगी में वो जो खुशी मिलती है ना, वही प्योर खुशी। कहते हैं जिंदगी में खुशी क्या होती, खुशी यही है हम्म। कि आपकी वजह से किसी के चेहरे पे हंसी आए, कोई खुश होता है, उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं है। चाहे भिखारी को आप 1 रुपया देके देखो, 10 रुपया देके देखो, वो जो खुश, वो जो दुआएं होती हैं, वो एक जी। सच्चे दिल से आप कुछ कर रहे हो। बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है, किसको क्या, कहाँ क्या होता है। बस दुआओं के लिए करता हूँ मैं। थोड़ा सा स्वार्थी हूं मैं इस मामले में कि मुझे दुआएं जो है वो सुनने का शौक है, तो मैं किसी के लिए काम आ जाता हूँ। जी। और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सोसाइटी को इस टफ टाइम में कि कैसे अपने आप को मोटिवेट रखें? आ, ना वो दिन रहा, ना ये दिन रहेगा, जी। है ना। तो ये एक मेरा हमेशा है। और रामायण का चौपाई का एक लाइन है, हो ही है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे का। आप टेंशन, आप प्रेशर में क्या कर लोगे भाई? डिस्टाइंड है। बस आप उसको शेप अप कर सकते हो, अच्छे को बहुत अच्छा कर सकते हो अपनी सोच, अपनी समझ से। बुरे को बहुत कम बुरा कर सकते हो अपनी सोच, अपनी दिमाग लगा के, अपनी बातों से, अपनी समझ से। आप यही कर सकते हो। चोट लगनी है, लगेगी, लेकिन आपकी अगर आप अंदर समझ होगी, तो कम चोट लगेगी, आप बच पाओगे, आप अपने आप को बचा पाओगे। तो समझ जरूरी है। मोटिवेशनल, मेन मोटिवेट मैं खुद से होता हूं। मैं ये मोटिवेशनल स्पीकर या ये सबसे मैं खुद को बड़ा अच्छा समझता हूं। मैं चाहता हूं कि उन्हें मोटिवेट कर दूं। मैं ये जो बेवकूफ बनाने का धंधा आजकल मोटिवेशनल स्पीकर ये सब कर गया, मैं सॉरी, सबका अपना अपना प्रोफेशन है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज मैंने कि साधु संत सब शुरू कर देते हैं कि पता है भगवान वो एक है। अरे सबको पता है भाई, हम्म। आप बार बार कर लो। अगर मैं खुद पढ़ लिया कि भगवान एक है, तो मैं आपसे क्यों सुनूंगा भगवान एक है? तो यानी हम कमजोर हैं, तब तो हम आपके पास आए हैं ना सुनने के लिए। तो खुद ही मजबूत हो जाओ ना यार, खुद ही समझ पैदा कर लो ना। मेरा बस मोटिवेशन यही है कि आप अवेयर रहो। मतलब मैं खुद भी अपने आप को चार्ज अप रखता हूँ चीज का, कि मुझे छोटे से भी मैं सीख लेता हूँ, बड़े से मुझे ईगो नहीं है। आजकल के जनरेशन मेरे से बहुत कुछ अलग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ये सोशल साइट्स, ये सब मीडिया मुझे नहीं पता होता, तो मैं सीख लेता हूँ, बता दे भाई क्या होता है। सब लोग बोलते हैं अरे इंस्टा पे नहीं डालते हो, फेसबुक पे नहीं। मैं बहुत यूज टू नहीं हूँ भाई, बोल दे तो कैसे डाल दूं, फिर भूल जाता हूं मैं। तो मोटिवेट करने के लिए बस यही कि कमजोर अपने आप मत, आपके पास जो किसी के पास नहीं है। आपके बस ये मान लो कि आपके पास जो वो किसी के पास है ही नहीं। बस बेचना कैसे है वो आपको है, चाहे जिस फील्ड में भी हो। आप कैसे बिकोगे, या आप कैसे मार्केटिंग करोगे अपना, आप कैसे सर्विस दोगे किसी को अपना, वो आप पर डिपेंड करता जी। है। लेकिन आपके पास जो है वो किसी के पास नहीं है। जी। यही वाह। है। बहुत खूब। बहुत खूब, बहुत खूब। सर बहुत मजा आया। एंड आपकी लाइफ के किस्से सुनने में, एक्सपीरियंस आपने जो शेयर किया बहुत इंस्पायरिंग। एंड मैसेजेस, जाहिर सी बात है कि जब कोई भी इंसान सक्सेस के रास्ते पे चलता है तो कभी भी बिना चैलेंजेस, स्ट्रगल, हर्डल्स के बगैर नहीं आती है सक्सेस। एंड वो हमें जो तैयार करती है सक्सेस के लिए,
वही हमारे सक्सेस को पाने से ज्यादा उसको मेंटेन रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है लाइफ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो आप जिस तरह से इतने अच्छे पोजीशन पे अपनी पहचान होने के बाद भी इतने डाउन टू अर्थ हैं, ये पता चलता है कि आपने रियल लाइफ में क्या सीखा है, क्या कमाया है, क्या स्ट्रगल ने आपके अंदर जो क्वालिटी आपको दी है। तो हम्म, जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं बड़ा स्पिरिचुअल हूँ, मैं ऊपर वाले को मानता हूँ। और एक ही जी। है, क्या लेकर आए हो क्या लेकर दे। आप किसी से मुलाकात करके अपनी जगह उसके दिल में बना लो, आपके लिए यादें रह जाए, आपको लोग पहचानते हैं, काफी है। उससे ज्यादा और क्या हो सकता है जिंदगी में। तो जी। मैं सबको ये कहूंगा कि तैयार रहो, छाप छोड़ने की औकात रखो, किसी के दिल में उतरने की वो जज्बा होना चाहिए। उसके लिए तैयारी जरूरी है भाई, ऐसे नहीं होता है। चाहे वो पढ़ के हो, समझ के हो, जान को तैयारी, इस लाइन में आना हो, किसी लाइन में जाना हो, ऐसे ही मत आना बड़े भाई। फिल्म लाइन में भी मत आना। मेरा एक बहुत अच्छा लाइन था कि है तो सब जगह अंधेरा, जो मिला वो मेरा। क्योंकि हमारे बाप दादा इस लाइन में नहीं है, जिसके हैं भाई मेंटोर हैं, अच्छी बात है, उससे मैं नहीं कह सकता। जिसके पास पैसे हैं 5 करोड़ रुपया लगा के फिल्म बनाने का, उसके लिए अलग बात है। लेकिन एक जेन्युइन जो आदमी जाना चाहता है कला के क्षेत्र में, तो है तो बहुत मुश्किल भरा रास्ता, हम्म। लेकिन नामुमकिन नहीं है। नहीं। तैयारी बहुत जरूरी है, तैयार होके आना, तैयार होके लड़ना, अच्छा लगेगा। बहुत खूब सर, बहुत मजा आया। राघवेंद्र सिंह जी हमारे साथ जो हैं और पूरे शो में हमारे साथ जुड़े रहे हैं। ये एक पोइट हैं, बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं और लिरिक राइटर हैं। अ, और सबने ये शो बहुत पसंद किया। एलएसडी को अपना इतना कीमती समय देने के लिए सर, मेरे पास वर्ड नहीं है कि मैं किस शब्दों में आपको थैंक यू बोलूं। नहीं नहीं बट नहीं, थैंक मैं बस यू वेरी कोशिश मच। किया आपके सवालों का जवाब देने का। और जितने व्यूअर्स हैं, मैं सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने कम से कम 1 घंटा से ज्यादा वक्त गुजारा है मेरे साथ झेलने के लिए। जी, टाइम का पता ही नहीं चला, बीच में तो मैं देखना भी भूल बिल्कुल गई थी, इतना इंटरेस्ट बिल्कुल। आ रहा मैं था। अभी मुझे दिख रहा है कि 1 घंटा 21 मिनट से आप झेल रही हैं मुझे, और बाकी ओह! व्यूअर्स भी हमारे झेल रही हैं। सर ऐसा अगर इसे झेलना कहते हैं तो हम चाहेंगे कि हर वीकेंड पे आप हमारे शो में आइए और हमारे वीकेंड में आपको बिल्कुल झेलें। बिल्कुल बिल्कुल, हम किसी लायक हैं, बस शामिल करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया आपको। थैंक यू वेरी मच सर। और जितने भी हमारे साथ व्यूवर्स जुड़े हुए हैं, सबसे ये रिक्वेस्ट है, सबको पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े हैं मेरी मेरी हर तरफ शो से में भी बार हमारे बार साथ। धन्यवाद, मेरी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी। और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें कि नीरज जी ने जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें हमारे साथ शेयर करी हैं, इंस्पायरिंग स्टोरीज, वो लोगों तक पहुंचे जो इस शो का पर्पस है। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच सर, हमें ज्वाइन करने के लिए और इतनी खूबसूरती से बात। नमस्कार, गुड नाइट, हैव a nice day and take care of yourself. Bye. थैंक यू वेरी। तो ये थे नीरज भारद्वाज जी, टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे। आप सबने इन्हें एंजॉय किया, इनसे जो भी मैसेज थे बहुत इंस्पायरिंग थे, क्योंकि सक्सेस के लिए क्या चाहिए, जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए पूरी रेसिपी बनाने के लिए, वो वही इंसान बता सकता है जो उन सारी चीजों से गुजरा हो। और जैसे कि नीरज जी ने एक बहुत खास बात कही, हर एक शो से मेरी एक अलग लर्निंग होती है। तो आज के शो से जो मुझे लर्निंग हुई, हम मैं हमेशा पूछती हूँ सक्सेस इन लाइफ के बारे में, और दोनों को हमेशा अलग अलग लोग डिफाइन करते हैं, सबका अपना अपना नजरिया होता है। बट जो नीरज जी ने कहा कि सक्सेसफुल लाइफ होना इज अ डिफरेंट थिंग। किसी एम में सक्सेस होना, किसी अपने ड्रीम को पा लेना, किसी गोल को अचीव कर लेना, वो सक्सेस अलग है। बट होल अगर एक लाइफ के से जोड़ के देखिए तो सक्सेसफुल लाइफ अपने आप में बहुत बैलेंस्ड होनी चाहिए। आपके ओवरऑल डेवलपमेंट पे डिपेंड करती है। आपकी पर्सनालिटी, आपकी पहचान लोगों के बीच में कैसी है, आपके रिश्तों में आप कितने सफल हैं, इन सब चीजों को मिला के एक सक्सेसफुल लाइफ बन सकती है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। और उनके अपनी लाइफ के, लव लाइफ के भी जो उन्होंने किस्से हमारे साथ शेयर किए उपासना सिंह के साथ में, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था। और मेरा खुद का ये एक बहुत फेवरेट एपिसोड है। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इतना सारा, जी राघवेंद्र जी थैंक यू वेरी मच, इतना सारा प्यार सपोर्ट एलएसडी को देने के लिए आप सबका एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया।
थैंक यू वेरी मच, हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, स्टे कनेक्टेड, स्टे पॉजिटिव। नमस्कार, गुड नाइट।